आज की इस प्रेस वार्ता में आप सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और आज के मुख्य वक्ता के रूप में हमारे बीच में पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हर्ष सिंह रावत जी यहाँ पे पहुँचे हैं। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। साथ में वीरेंद्र बुटोला जी यहाँ पे हैं, जो पूर्व में यहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी रहे हैं रुद्रप्रयाग से। देवेंद्र जिंकवाड़ जी हैं, आप पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष रहे हैं यहाँ पे। उसके बगल पे जो है गीता जिंकवाड़ जी हैं, आप नगर पालिका की पूर्व अध्यक्ष रही हैं। तो जैसे नयन मिश्र जी जो है यहाँ पे मौजूद हैं, आप हमारे जिले के प्रवक्ता हैं। साथ में जिला पंचायत के पूर्व उपाध्यक्ष लखपत भंडारी जी यहाँ पे हैं। मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और इसी क्रम में मैं माननीय डॉक्टर हर्ष सिंह रावत जी से निवेदन करूँगा कि आप अपनी बात को चालू करें। बहुत सम्मानित हमारे जिलाध्यक्ष सजवाण जी, बुटोला जी, झिंगवाड़ जी, विश्व जी, लखपत जी और भाभी जी और सभी हमारे, और संदीप जी हमारे जो गौचर के नगर पालिका अध्यक्ष हैं। आज मैं काफ़ी समय के बाद आप सब बीच में आया हूँ और 2-3 विषयों पर आपसे बातचीत करना चाहता हूँ। पहला कि इसमें भीषण आपदा जो हमारे प्रदेश के अंदर आई है, इसको लेकर हम सब बहुत दुखी हैं। मैंने देहरादून में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जब उस समय तो केवल धराली में ही नुकसान हुआ था, धराली में ही आपदा आई थी, थराली में नहीं आई थी। और मैंने देहरादून में प्रेस के बीच में कहा था कि जो हमारे मानक हैं सहायता के, बहुत केंद्र सरकार के द्वारा 90% और प्रदेश सरकार के द्वारा 10% आपदा में पीड़ितों को सहायता दी जाती है। मैंने कहा था ये 100%, जब मैं आपदा प्रबंधन मंत्री था और जब केदारनाथ में भी आपदा आई थी, ये 100% केंद्र पोषित योजना थी। भारतीय जनता पार्टी के केंद्र की सरकार ने इसको 2014 तक ये 100% केंद्र पोषित योजना थी और भारतीय जनता पार्टी के केंद्र की सरकार ने इसको अब 90% केंद्र पोषित, 10% राज्य पोषित, और ये पर्वतीय राज्यों के लिए नॉर्थ ईस्ट और जो हिमाचल, उत्तराखंड और कश्मीर है, और बाकी के लिए 80% केंद्र सरकार, 20% राज्य सरकार। हमारा कहना यह है कि इसमें हिमाचल में भी बहुत बड़ी आपदा है और उत्तराखंड में भी बहुत बड़ी आपदा है। ये 100% इस समय केंद्र पोषित होनी चाहिए। अभी माननीय प्रधानमंत्री आए थे, 1000 करोड़ की घोषणा उन्होंने की। 1000 करोड़ बहुत कम धनराशि है। 1000 करोड़ में 2-3 सड़कें भी नहीं बन सकती हैं। सहायता दिया जाना तो बहुत बड़ी बात है। अभी हमारे छेनाघाट, जखोली ब्लॉक में काफ़ी नुकसान हुआ, चमोली में काफ़ी नुकसान हुआ, और जो देहरादून में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, उत्तरकाशी में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। लेकिन जिस तरह सहायता दी जा रही है अब तक, जिसका सब कुछ गैस से लेकर किचन के चूल्हे के सब कुछ बह गया हो, कपड़े बिस्तर सब कुछ बह गया हो, चारपाई सब कुछ बह गया हो, अब आप 5000 रुपये दे रहे हो फौरी तौर से, तो कोई भीख थोड़ी कोई मांग रहा है भाई, आप तो भिखारियों की तरह दे रहे हो। तो हमारा कहना यह कि आप घर बनाने के लिए 1,20,000 मैदानी क्षेत्र में और पहाड़ में 1,30,000 रुपये दे रहे हो। आप कॉमर्शियल जो होटल हैं, दुकानें हैं, उनको कोई मुआवजा नहीं दे रहे हो। आपको ध्यान होगा, तब भी आप जो है केदारनाथ में कवर करते थे जब 2013 में आपदा आई थी, और आपको ध्यान होगा कि मैं यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में या जनसभाओं में या लोगों के बीच में जहाँ लोग दुखी थे, मैं उनके बीच में गुप्तकाशी में, ऊखीमठ में, गौरीकुंड में घोषणा करता था और 2 दिन के अंदर जियो जारी करा देता था कि भाई अगर एक ही परिवार में 3 भाई हैं, उनकी शादियां हो गई, तो उसको एक परिवार मानने के बजाय, एक मकान का मुआवजा दिए जाने के बजाय उसको 3 परिवारों में 3 भाइयों को मुआवजा मिलना चाहिए।
मैंने कॉमर्शियल को, अगर किसी का होटल क्षतिग्रस्त हुआ 3 करोड़ का बिल बना, आंकलन अगर 3 करोड़ का हुआ तो हमने 3 करोड़ दिया, 50 लाख का बना तो 50 लाख दिया। और ये मैं घोषणा पहले कर देता था और 2-3 दिन के अंदर जियो जारी देहरादून जाता था, कैबिनेट में रखता था। और कई बार तो मैंने बिना कैबिनेट के ही आपदा प्रबंधन से नोट बनाया और मुख्यमंत्री से स्वीकृत कराया एज ए कैबिनेट के चेयरमैन के रूप में, बाद में कैबिनेट में पास कराया। इसलिए इस समय हम सरकार के साथ हैं। मैंने उस दिन भी देहरादून में कहा था कि मैं आलोचना के रूप में नहीं, एक मांग के रूप में उत्तराखंड के केवल मुख्यमंत्री के कहीं जाने से जो है किसी को राहत नहीं मिलती है। ठीक है, मुख्यमंत्री गए, जाना भी चाहिए। देखो हमारी ओर से भी, हमारे सभी पार्टी के नेता केवल नेतागिरी के लिए नहीं, हर चीज में राजनीति नहीं होती है कि हम अगर किसी के यहाँ जा रहे हैं तो उसमें कोई राजनीतिक लाभ हानि हो। भाई हमारे परिवार का कोई सदस्य अगर मरता है तो उसमें क्या राजनीति करेंगे हम लोग? क्या या हमारे गांव का रिश्तेदारी में कोई जाता है तो हम उसमें राजनीति तो नहीं करते ना। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि राजनीति से ऊपर उठकर इस समय मानवीय दृष्टिकोण और उत्तराखंड में जिस तरह त्रासदी आई है, क्योंकि 2013 में त्रासदी आई, लेकिन केदार घाटी में आई, थोड़ा बहुत बद्रीनाथ में आई, थोड़ा बहुत गंगोत्री में आई, लेकिन इस समय तो पूरे उत्तराखंड में आई है। कोई हिस्सा ऐसा नहीं है, भले मृत्यु उतनी नहीं हुई है, वो समय 9,500 केदार घाटी में 9,500 तो वो आंकड़े हैं जिनके शिनाख्त हुई है। कुछ जो साधु संन्यास थे जिनका कोई अता पता नहीं था, या कोई मजदूर थे जिनका किसी ने दावा भी नहीं करा, क्लेम भी नहीं करा। अगर उस संख्या को भी जोड़ दें तो मैं सोचता हूँ 10-11 हज़ार से ऊपर जो है उस समय भी आपदा में मरे। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ मृत्यु तो उतनी नहीं हुई है, लेकिन इस समय इतना बड़ा नुकसान हो, धराली हो, घाट हो, छेना घाट हो, देहरादून हो, इतना बड़ा नुकसान हुआ है कि मैं फिर प्रदेश सरकार से मांग कर रहा हूँ, केंद्र सरकार से मांग कर रहा हूँ, प्रधानमंत्री से मांग कर रहा हूँ कि 1,000 करोड़ रुपया नाकाफी है। ये बहुत कम धनराशि है। ये आप देहरादून के आपदा पीड़ितों को भी मदद नहीं कर सकते इतनी धनराशि। जिस तरह तहस नहस हुआ है, जिस तरह तहस नहस देहरादून में हुआ है, आप उतने उससे सहज धारा में और उसके आप 1,000 करोड़ में उसकी भी भरपाई नहीं कर सकते। आज 1 किलोमीटर सड़क 2 करोड़ में बन रही है। 1 किलोमीटर कच्ची सड़क है, अगर उसको पकड़ वो 2 होगा। कोई पुल 10-20 करोड़ से नीचे नहीं बनता है। तो लोग इतने रिसोर्ट टूट गए, पूरी जिंदगी की कमाई खत्म होगी। लोगों ने कैसे करके मेहनत करके कमाया होगा, तब छोटा मोटा व्यवसाय किया होगा, ढाबा लगाया होगा, होटल बनाया होगा, रेस्टोरेंट बनाया होगा। हमारे छेनाघाट में भी जो है जितना नुकसान हुआ है, मैं तो क्योंकि छेनाघाट तक सड़क थी और जब मैं 12 में चुनाव लड़ा था तो मैं पैदल चुनाव में उस क्षेत्र में पूरा पैदल गया था। सड़क नहीं थी वहाँ, तो छेनाघाट तक सड़क थी लेकिन वहाँ आगे सड़क नहीं थी। वो पूरी सड़क फिर उस क्षेत्र में पूरी सड़क मैंने बनवाई जब मैं 12 से इस क्षेत्र से विधायक था। लेकिन इस समय क्योंकि मैं रुका भी हूँ, कई बार रात को रुका भी हूँ छेनाघाट में और उन गाँव में मैं रात को रुका भी हूँ, तो मुझे आज भी ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रुद्रप्रयाग जनपद में सभी जगह, केदारनाथ में भी जो है पूरे रास्ते पर सब जगह बहुत नुकसान हुआ है। और हम प्रदेश सरकार से, केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं कि तत्काल सड़कें, युद्ध स्तर पर सड़कें खोली जाए, यातायात की व्यवस्था खोली जाए। और जिनके घर टूटे हैं, जितना लगता है, देखो अगर 1,30,000 दोगे आप तो उसे आजकल बाथरूम में नहीं बन रहा है 1,30,000 में। क्या वो तो फिर उससे अच्छा तो मत दो ना, फिर मत दो। अगर ऐसे भीख की तरह देना है तो मत दो। दूसरा कि आज रुद्रप्रयाग जैसे जिले में कानून व्यवस्था इतने ध्वस्त हो गई है। अगस्त महीने में लगातार 2-3 घटनाएं ऐसी हो गई हैं कि लोग चाकुओं से वार कर रहे हैं। अब ये आज हमारा प्रदेश कहाँ हम ले जा रहे हैं? इस प्रदेश को भाई, हम इस प्रदेश को कहाँ ले जा रहे हैं? आज रुद्रप्रयाग जैसा शांत प्रिय जनपद जो केदार की धरती है, उसमें भी जब कानून व्यवस्था इस तरह ध्वस्त होगी
आज चाकू और उस तरह की दुर्घटनाएं यहाँ इस जिले में हो रही हैं, ये निश्चित रूप से हम सब के लिए शर्मसार है। और मैं प्रदेश सरकार से मांग कर रहा हूँ कि इसको तो सरकार का डर ही नहीं रह गया। ये जो इस तरह माहौल है, ये बिल्कुल निश्चित रूप से जो है बहुत ही पीड़ाजनक है। अब तो एक नारा जो लोगों ने देना शुरू कर दिया, जैसे हमने नारा दिया था वोट चोर गद्दी छोड़, आज एक नया नारा आज हमारा नौजवान, बेरोजगार नौजवान लगाने लगा है कि पेपर चोर और गद्दी छोड़। आज मैंने इस नारे को, मैं अभी जब रास्ते में आ रहा था तो मैं रास्ते में सोच रहा था कि भाई आज चाहे पटवारी का पेपर हो रहा है, चाहे कोई पेपर लीक हो रहा है, आप लगातार पेपर लीक हो रहे हैं। तो अब तो आज मैं यहाँ इस केदार बाबा की धरती पर, मंदाकिनी और भागीरथी की अलकनंदा की इस धरती पर एक नारा दे रहा हूं कि पेपर चोर और गद्दी छोड़। भाई आप अगर जो है हाकम सिंह को गिरफ्तार तो कर दिया आपने, लेकिन भाई ऐसा क्या हो गया कि सारे पेपर लीक में जो है सब जो है भाजपा के नेताओं को सम्मिलित हो रहे हैं। आज उत्तराखंड का नौजवान इतना अपने को, उसका भविष्य सुरक्षित हो गया है। कोई पेपर आज तक ऐसा नहीं हुआ कि जिसमें यह बात नहीं हुई कि पेपर लीक नहीं हुआ। भाई पहले अपने सेवचैन आयोग में पेपर लीक हुए, फिर लोकसभा में पेपर लीक होने शुरू हो गए, और सब में भारतीय जनता पार्टी के नेता संलिप्त है। सारे पेपर लीक में जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग संलिप्त है। और इसलिए हम कह रहे हैं भैया, अगर आप पेपर इस प्रदेश में ईमानदारी के साथ पेपर नहीं करा सकते हो तो आपको जो है गद्दी पे रहने का अधिकार नहीं। और इसीलिए हम कह रहे हैं जो पेपर चोर गद्दी छोड़ दो ना, गद्दी नहीं संभाल पा। आपके अंदर इतना सरकार का इतना डर भय नहीं है। अपराधियों के मन में, जो महिलाओं के साथ अत्याचार कर रहे हैं, पेपर लीक कर रहे हैं, उनके मन में सरकार का अगर डर भय नहीं है तो किस बात की सरकार भाई। और विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए ईडी सीबीआई लगा दो, विपक्ष की आवाज दबाने के लिए मुकदमा दर्ज कर दो, उसके लिए तो आप पे सब कुछ है। लेकिन जहां आपको कानून व्यवस्था की राज होना चाहिए, जहां डर होना चाहिए कि कोई गड़बड़ ना हो, ऐसा क्यों हो रहा है कि इतना हर पेपर, इतना लोग इतना आज पीड़ित है, नौजवान। मैं आप ही के माध्यम से पूछना चाह रहा हूं कि एक पेपर बता दो, किसी भी बेरोजगार नौजवान से पूछो कि भैया पिछले 8-10 साल में कोई नौकरी लगा है उत्तराखंड में कि नहीं लगा। लोग कोचिंग लेते हैं, तैयारी करते हैं, बीएससी करते हैं, बीकॉम करते हैं, लोग सोचते हैं कि भाई हमको जो है पेपर देंगे, पटवारी बनेंगे, कोई सोचता है कानून वो बनेंगे, कोई सोचता है बाबू शौचालय में बाबू बनेंगे, कोई सोचता है हम टीचर बनेंगे, पीसीएस बनेंगे। लेकिन आज लोगों को लगता है कि भाई कोई ईमानदारी कुछ नहीं है। कितनी मेहनत कर ले बच्चा, जो टैलेंटेड बच्चा है, जो गरीब घर का बच्चा है, मेहनत करने वाला है, लेकिन उसमें 10-15 लाख या 20-25 लाख रुपए रिश्वत देने के लिए नहीं है, पेपर लीक करने, पेपर खरीदने के लिए नहीं है, तो वो तो नहीं नौकरी लग सकता ना। तो ये मैंने आज इसलिए ये 2 मुद्दे, आपदा और ये तो प्रदेश स्तर के मुद्दे मैंने अभी आपके सामने रखे। दूसरा, मैं इस जनपद के मामले में कहना चाहता हूं, इस जनपद के मामले में कहना चाहता हूं, आइए, इस जनपद के मामले में कहना चाहता हूं कि भैया ये जनपद, जब मैंने 2012 से विधायक था इस क्षेत्र का, हमने बहुत सारी योजनाओं को जो है यहां स्वीकृत कराया था, शिलान्यास किया था, स्वीकृति का लेटर आदेश जारी किया था। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि 9 साल में हम जो है उन योजनाओं पे एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाए। हमने सैनिक स्कूल स्वीकृत कराया था, उसके लिए भारत सरकार से जो है टीम आई थी, बल्कि मैं उनको जो है जिससे कि वो
हेलीकॉप्टर्स अपने साथ लेकर जो है उनको खुद लाया था और उन्होंने बहुत पॉजिटिव रिपोर्ट दी। भारत सरकार से शासनादेश जारी हुआ कि सैनिक स्कूल स्वीकृत हो गया। 10 करोड़ रुपए मेरे पास जो विभाग थे, मैंने उनसे विभागों से जो है निर्माण निगम को जो कार्यदायी संस्था थी उसको दिए थे। 10 करोड़ का काम, साइट डेवलपमेंट, बिजली, पानी की व्यवस्था, साइट डेवलपमेंट, कटिंग हो गई थी। 8-9 साल हो गए, कहां गया वो सैनिक स्कूल? उस दिन, जिस दिन मैंने रुद्रप्रयाग सैनिक स्कूल स्वीकृत किया था, हिंदुस्तान का चौथा प्रदेश था उस दिन। मुझे केंद्र सरकार के अधिकारियों ने कहा, साहब ये पूरे देश में चौथा प्रदेश है जिसमें 2 सैनिक स्कूल स्वीकृत हुए। आज अगर सैनिक स्कूल होता, ठीक है, प्रोफेसर हो सकता, आर्मी के अफसर आते वहां, जो वहां पढ़ाने के लिए आते, लेकिन हमारे, ठीक है, प्रदेश के लेवल पे इंटरेस्ट होता, 2-4-10 बच्चे हमारे भी एडमिशन होता। वहां जब आवाजाही होती तो किसी का ढाबा खुलता, कोई रेस्टोरेंट खोलता, कोई रोजगार मिलता, किसी की टैक्सी चलती। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। कितना बड़ा प्रोजेक्ट, ड्रीम प्रोजेक्ट जो सैनिक स्कूल मैंने बहुत मेहनत से करा था सैनिक स्कूल। उसके लिए मैं कह रहा हूं ना कि मुझे लगा कि टीम में गड़बड़ न करे। मैं हेलीकॉप्टर से निरीक्षण करने वाली टीम, भारत सरकार की टीम को हेलीकॉप्टर से लाया था। और बल्कि उसके बाद तिलवाड़ा में मेरे कार्यक्रम था, तो तिलवाड़ा में भी मैंने उनको मंच पर सम्मानित करवाया। उनकी पत्नी भी साथ आई थी, जो अधिकारी आए थे भारत सरकार से। और स्वीकृत है सैनिक स्कूल, स्वीकृत है भारत सरकार से। जमीन है, 10 करोड़ खर्च हो गया तो सरकारी पैसे के, मेरे घर का पैसा थोड़ी था, वो सरकारी पैसा था। 10 करोड़ रुपए जो लगा उस पर, चाहे सैनिक कल्याण का था, चाहे कृषि विभाग का था, वो प्रदेश सरकार का पैसा था। हरीश सिंह रावत का पैसा नहीं था, हरीश रावत का पैसा, विजय बोंग का पैसा नहीं था। आपने 10 करोड़ रुपए खर्च, इस योजना पे 10 करोड़ खर्च हो गए, जो इतने प्रदेश की, केवल रुद्रप्रयाग जिले की, जखोली की, रुद्रप्रयाग जिले की योजना नहीं थी। वो योजना पूरे प्रदेश के लिए एक महत्वपूर्ण योजना थी। हमारे बच्चे सैनिक स्कूल में पढ़ने के बाद अगर आर्मी में अफसर बनते तो क्या, हर चीज राजनीति में नहीं होती कि सिर्फ राजनीति। मैं उदाहरण दे रहा हूं, भरसार विश्वविद्यालय नेशन जी के समय में खुला। मैं जब कृषि मंत्री बना, कृषि शिक्षा मंत्री बना, तो मैंने वहां, अभी आपदा में गया था मैं, और मैं भरसार विश्वविद्यालय में रुका था, तो सारे कर्मचारी आ गए मुझको मिलने के लिए। उनको 200-250 लोग थे, 3-4 हजार रुपए तनख्वाह मिलती थी उनको। मैंने अपने उपनल के अपने जनरल मैनेजर को, कर्नल को हेलीकॉप्टर से भरसार भेजा और उनको सबको उपनल से कराया। एक को नौकरी से नहीं निकाला। जिनको 4,000 रुपए मानसिक वेतन मिल रहा था, सबको मैंने 10,000 और 20,000 रुपए उनकी तनख्वाह कर दी, उपनल से कर दिया। श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में निशंक जब स्वास्थ्य मंत्री थे, उन्होंने बहुत लोगों को नौकरी लगाया था, 3,000-4,000 रात मिलती थी। मैं अपने डायरेक्टर को हेलीकॉप्टर से लाया, डॉक्टर भट्ट को, जो बाद में डीजी हेल्थ भी रहे, और मैंने वहीं पे घोषणा करी कि सारे जितने कर्मचारी हैं सबको उपनल से जो है, हम उपनल से सम्मिलित कर लेते हैं, जिनको 3-4 हजार। तो मैंने किसी को नौकरी से तो नहीं निकाला ना, मैंने किसी को नौकरी से तो नहीं निकाला ना। तो आज अगर वो एक योजना आपके पास स्वीकृत है भारत सरकार से, पैसा खर्च हो गया उस पर, और उसके बाद आप अगर उस योजना को नहीं बना पा रहे हो 8 साल में, तो यहां के जिले के विधायकों के लिए चुल्लू भर, लोग कहते हैं चुल्लू भर में डुबकी मारने की बात कर रहा हूं मैं, मरने की बात नहीं करूंगा भाई। मैं चाहता हूं उम्र बढ़े, केवल डुबकी मारने तक ही बात कर रहा हूं मैं। लेकिन वो चुल्लू भर में डुबकी मारने की स्थिति भी नहीं है उनकी, कि 9 साल में अगर आप एक सैनिक के स्कूल को नहीं बना पा रहे हैं। चिरबेटा कॉलेज का क्या हुआ, एक एग्रीकल्चर का, मैंने बिल्डिंग बनवा दी चिरबेटा में,
क्लासेस शुरू कर दी। जब तक बिल्डिंग शुरू थी तो मैंने तब तक रानी चौरी क्लासेस चलेंगी, और बिल्डिंग बनने के बाद आज वहां बिल्डिंग मैंने अपने टाइम में बना दी थी, आज वो बिल्डिंग खंडर होने की स्थिति पहुंच गई है। लेकिन वहां आप रानी चौरी से क्लासेस शुरू, आज आप चिरबटे में क्लासेस शुरू नहीं करा पाए हो। क्यों नहीं शिफ्ट किया आपने रानी चौरी से? रानी चौरी महाविद्यालय, नमस्कार नमस्कार, रानी चौरी कृषि महाविद्यालय, जो रानी चौरी में जो क्लासेस चल रही हैं चिरबटा कृषि महाविद्यालय की, वो क्यों नहीं क्लासेस शुरू करी आपने? ये दुर्भाग्य है हमारा। हमने नर्सिंग कॉलेज, हरीश रावत जी जब चीफ मिनिस्टर थे, आपको ध्यान होगा मार्च में, 2 मार्च के आसपास की बात है 2016 को, नर्सिंग कॉलेज और पशु महाविद्यालय का शिलान्यास हो गया। अरे सरकारें किसी की भी हों, सरकारें किसी की भी हों, वो हरीश रावत के घर के लिए थोड़ी नर्सिंग कॉलेज और पशु महाविद्यालय स्वीकृत हुआ था। वो हरक सिंह रावत के बच्चे थोड़ी उस नर्सिंग कॉलेज और पशु महाविद्यालय में पढ़ने थे। एक जनप्रतिनिधि काम होता है। मैं जिस क्षेत्र से विधायक रहा हूं, मैंने कभी उस योजना को, मैं कोटद्वार से विधायक था, मैं भाभा डिग्री कॉलेज में फर्नीचर और बिल्डिंग के लिए मैंने पैसा दिया, और जिस दिन लोकार्पण कर रहा था तो मैंने कहा भाई ये डिग्री कॉलेज सुरेंद्र सिंह नेगी जी का देन है। हाँ, भवन और फर्नीचर इसमें 7 मैंने करवाई है। भाई राजनीति को आप सकारात्मक रूप से क्यों नहीं करते हो? और देखिए, विधायक नहीं थे तो विधायक, कोई विधायक बनेगा, कोई विधायक बनेगा, विधायक नहीं तो सबको मिलेगी, विधायक नहीं तो सबको मिलेगी, 5 करोड़ तो सबको मिलेगा भाई। किसी क्षेत्र के लिए कोई ऐसी योजना जो एक प्रदेश के लेवल की योजना हो, जो ऐसी योजना हो जो जिससे कि केवल जिले का विकास नहीं, उसका संदेश प्रदेश में भी जाए और देश के अंदर भी हमारा वो हो। अगर पशु वेटनरी कॉलेज, पशु महाविद्यालय बनता, आज केवल उत्तराखंड में एक ही पशु महाविद्यालय, पंतनगर विश्वविद्यालय में। हमारे बच्चे अगर डॉक्टर, जैसे मैंने श्रीनगर मेडिकल कॉलेज खुलवाया, दून मेडिकल कॉलेज खुलवाया, मैंने अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज खुलवाया, रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज खुलवाया, ऐसे मैंने पशु महाविद्यालय, अगर वेटनरी डॉक्टर रुद्रप्रयाग जिले से, अगर रुद्रप्रयाग में अगर वेटनरी कॉलेज होता और वेटनरी डॉक्टर हमारा बच्चा अगर वेटनरी डॉक्टर बनता तो उसको उतनी तनख्वाह मिलती जितने मेडिकल कॉलेज के इंसान के डॉक्टर को, जो एमबीबीएस डॉक्टर जो तनख्वाह मिलती है वही तनख्वाह वेटनरी डॉक्टर को मिलती है। तो ना नर्सिंग कॉलेज बना रहे हो, ना वेटनरी कॉलेज बना रहे हो, ना सैनिक स्कूल बना रहे हो, ना चिरबटा का आपने जो है चिरबटा का कृषि महाविद्यालय आपने जो है शुरू किया। और ये एक मन में पीड़ा है हमारे मन में। मैं कोई राजनीतिक उससे नहीं कहना चाह रहा हूं इस चीज को, लेकिन ये ऐसा लगता है, मैंने उदाहरण दिए हैं कि मेरे क्षेत्र, मेरे किसी भी क्षेत्र में मुझसे पहले जब जो विधायक रहता है और जब मैं उस योजना को नहीं शुरू करता हूं, तो मैं कोटद्वार में एक पुल का उद्घाटन कर रहा था, सुरेंद्र सिंह नेगी ने बनवाया था पुल। मैंने उस उद्घाटन के समय में कहा कि ये पुल मेरे नहीं बनाया है, सुरेंद्र सिंह नेगी जी का बनाया। हाँ, काम करने में टाइम लगता है, इसलिए उद्घाटन, जैसे देवप्रयाग पुल मैंने 97 में, पुराना पुल मैंने नहीं कराया था, पुराना पुल गिर गया था, लेकिन जो नया पुल आज देवप्रयाग पुल है पौड़ी जिले को जोड़ने वाला, मुझे आज भी याद है कि मैंने फाइनेंस सेक्रेटरी के टेबल में बैठकर, उसके ऑफिस बैठकर वो देवप्रयाग का पुल स्वीकृत करवाया था। आप, मैंने मेडिकल कॉलेज भले पत्थर किसी के लगाओ, दून मेडिकल कॉलेज पे, मुझे मालूम है विजय चीफ सरदार ने कितनी लड़ाई लड़कर, मेरी सेक्रेटरी नहीं चाहती थी, कोई नहीं, दिनेश अग्रवाल जी मंत्री थे देहरादून के, वो नहीं चाहते थे कि महिला हॉस्पिटल और दून हॉस्पिटल मिलकर मेडिकल कॉलेज बने, लेकिन मैंने लड़के बनाया मेडिकल कॉलेज।
जब मैंने श्रीनगर मेडिकल कॉलेज के लिए कहा, मैं कैबिनेट छोड़ के भाग गया था। तिवारी जी ने मुझे फिर बुलाया जब मैंने हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज स्वीकृत हुआ। मैंने कहा जी श्रीनगर मेडिकल कॉलेज भी स्वीकृत करो। अब ये कुछ योजनाएं हैं। और आज श्रीनगर मेडिकल कॉलेज आज लगे, मैं प्रेस की थी, श्रीनगर में रिफर सेंटर हो गया। आज श्रीनगर मेडिकल कॉलेज रिफर सेंटर हो गया। अब ये हमारे साथ ये भट्ट जी कह रहे थे, कहां गए भट्ट जी? इनकी पत्नी अभी को प्रॉब्लम हुई डायलिसिस पे। कितने करोड़ का डायलिसिस सेंटर में भट्ट जी? कहां गए? अच्छा बाहर हूं। 6 करोड़ खर्च हुआ। और आज जब डॉक्टर है ना कुछ है तो डायलिसिस ही नहीं हो रहा, तो भैया वो पैसे क्यों बर्बाद करा तुमने? तो मैं आज ये आपके माध्यम से ये कहना चाह रहा हूं, ये जो नाइंसाफी हो रही है लोगों से, आज लोगों के मन में एक पीड़ा है। पहले आर्मी में भर्ती होते थे, आपने वो 4 साल वाली योजना निकाल दी। कहां जाएगा उत्तराखंड का लोग भाई? यात्रा चल नहीं रही। आज मैं बता रहा हूं, केदारनाथ से लेकर बद्रीनाथ से लेकर लोगों ने किराए में होटल लिए, ढाबे लिए, इतना खर्च होता है। आज मुझे बता दो कितना चल रहा है? इसके लिए कौन जिम्मेदार है भाई? अगर हम सरकार में होते तो लोग हमको कहते ना, आप सरकार में तो आपको ही तो कहेंगे ना। और जैसे देखे पुराने जमाने में जब राजा सिस्टम था तो अकाल पड़ता था तो यज्ञ कौन करता था? राजा करता था। जैसे राजा वैसे प्रजा, राजा के भाग्य से प्रजा का भाग्य बनता है। और आप पता नहीं कौन से पाप इन हमारे राजा ने किए हैं। मतलब मैं केवल एक राजा को नहीं कह रहा हूं, सरकारी राजा है। कौन से पाप इस राजा ने किए हैं जो वर्तमान राजा हमारे प्रदेश का? इसके पाप के कारण, इस राजा के पाप के कारण आज उत्तराखंड की जनता त्राही त्राही कर रही है। रोजगार के मुद्दे पे त्राही त्राही, आपदा में त्राही त्राही, महिलाओं को उत्पीड़न में त्राही त्राही। और सारे महिलाओं के उत्पीड़न के मामले सारे महिलाओं के उत्पीड़न के मामले जो है में भाजपा के नेता संलिप्त हैं। इनको तो शर्म नहीं है। इनकी महिला मोर्चे की जिलाध्यक्ष, पूर्व जिलाध्यक्ष की अपनी बेटी के साथ बलात्कार करवाती है, कभी चंडीगढ़ ले जाके, कभी कहीं ले जाके। इनको तो शर्म ही नहीं है। तो मैं इसलिए कह रहा हूं, आज जितेंद्र की हत्या हुई श्रीनगर में, कल उसकी बहन का मुझको फोन आया था कि अब तक गिरफ्तारी तो कर दी दिखाने के लिए, अब तक 1 रुपए की सहायता जो है जितेंद्र के परिवार को नहीं दी गई है। और जो लोग जिसने जितेंद्र को पैसे दिए, जिनसे जितेंद्र ने पैसे लेके उसको दिए थे चमोली को, वो लोग रोज पैसा मांग रहे। मुख्यमंत्री नहीं गया, उसके घर पे नहीं गया। जब अंत्येष्टि होनी थी जितेंद्र की, तब तो डीएम ने कहा कि सर नहीं, पूरी मदद करेंगे, पूरा हमारा साथ रहेगा। लेकिन आज जितेंद्र को पूछने वाला नहीं। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि यह आज उत्तराखंड उस दौर से गुजर रहा है कि आज हमको, भगवान कसम खा रहा हूं, हमको आज ये लग रहा है। मैंने एक बार विधानसभा में कहा था, एक दिन मैंने विधानसभा में कहा था, आज हंसा धनाई, बेलवंती चौहान, भाई बेंजवाल को, भाई राजेश राउत को अगर कहीं उनकी आत्मा कहीं से देख रही होगी तो वो रो रही होगी कि हमने इसके लिए उत्तराखंड बनाया था। भाई इसके लिए थोड़ी उत्तराखंड बनाया था। अब अगर यहां के विधायकों से पूछा जाए कि भाई तुम कर क्या रहे हो, मुख्यमंत्री के साथ फोटो खिंचाने से थोड़ी काम चलेगा भाई। मुख्यमंत्री के साथ फोटो खिंचाने से मेरे तो पता नहीं कितने प्रधानमंत्रियों के साथ, राजीव गांधी श्रीनगर एसएफ में 84 में आए थे, तब मेरा फोटो, कितने राष्ट्रपति, कितने प्रधानमंत्रियों के साथ फोटो है। ये फोटो से नहीं काम चलेगा। लोगों ने तुमको फोटो खिंचाने के लिए नहीं, गुलदस्ता देने के लिए नहीं जनता ने चुना है। जनता ने आपको इसलिए चुना कि आप यहां के लोगों की वकालत कर सको, लड़ाई लड़ सको। वोट के रूप में फीस दी है तुमको वकालत करने की, वोट के रूप में फीस दी है। आज तुम सुख सुविधा, मतलब मैं कभी कभी सोचता हूं, मैंने पहले भी कहा देहरादून प्रेस के बीच में,
ऐसा तो ये राज्य हमने उत्तराखंड राज्य तो ऐसा लग रहा है नेताओं के लिए बना दिया हमने। आप ईमानदारी से बता दो, ज्यादातर जितने नेता हमारे उत्तराखंड में हैं, मंत्री हैं, चाहे संतरी हैं या विधायक हैं, आप अगर ये उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का हम हिस्सा होते तो इनमें बनते कोई? लड़ाई तो थे तुम्हारे विधायक भी तो कितनी बार चुनाव उत्तर प्रदेश में रह के एक दो चुनाव तो लड़ाई है ना, शायद जनता दल से लड़ा था, मुझे मालूम है। वो तो मैं तुम्हारी क्या नॉलेज देखना चाहता हूँ, तुम्हारी मेमोरी कितनी अच्छी है। वो तो बाद की बात है। तिवारी कांग्रेस तो, हाँ तिवारी कांग्रेस से, जनता दल से भी लड़ा था। हाँ हाँ, 2 चुनाव उत्तर प्रदेश के लड़े तो नहीं बन पाता ना। आज उत्तराखंड बन गया तो लोग विधायक बन रहे हैं, लोग मंत्री बन जा रहे हैं। पहले 16-19 विधायक थे उत्तराखंड में, हरिद्वार जोड़ दो तो 22 विधायक थे। आज 70 विधायक हो गए। पहले जो है मंत्री 1, 2 या 3, 4 होते थे, आज 12 मंत्री होते हैं। दर्जाधारी जोड़ लो तो सैकड़ों में हो जाते हैं। तो मैं इसलिए कह रहा हूं, या तो अधिकारियों के लिए बनाया हमने, मजे अधिकारी ले रहे हैं। मैं आप पत्रकारों से कह रहा हूं, आपका जीवन स्तर तो वैसी है ना जैसे आप यूपी के टाइम पे था। आप वैसी माइक लेकर वैसी हो ना, कलम लेकर, डायरी लेकर। आपकी डायरी का भी स्तर नहीं बढ़ा। थोड़ा सा ये मोबाइल वगैरह आ गया तो ये तो सबके बच्चों के पास में आज। तो उत्तराखंड बनने के बाद पत्रकारों का स्तर भी नहीं बढ़ा। आप मुझे बता दो कि उत्तराखंड बनने के बाद राज्य सरकार ने पत्रकारों के लिए जो एक चौथा खंभा हम कहते हैं लोकतंत्र का, कि उसके लिए कुछ किया हो कि भाई हम कोई, हर एक पत्रकार है, अचानक कोई दुर्घटना भी, कई लगातार कुछ धूलिया के साथ 10 लोगों के साथ दुर्घटनाएं हो गई, कर्मचारियों को पेंशन नहीं मिल रही। मैंने खुद कहा, मेरे को चलो तो यूनिवर्सिटी पेंशन अलग होगी, मेरी मिलती है, मुझे 1 लाख यूनिवर्सिटी पेंशन मिलती है, 1.5 लाख रुपए मुझे जो है विधायक की पेंशन मिलती है। तो मैं तो 2.5 लाख रुपए पेंशन ले रहा हूँ। हालांकि मैंने गोदयाल जी ने जैसे कहा मैं नहीं बड़ी पेंशन लूंगा, मैं तो देखो बड़ी हुई पेंशन लेता हूँ। इसलिए लेता हूँ, मैं सतपाल महाराज तरह नहीं केंद्रीय मंत्री बने 96 की, नहीं मैं तो तनख्वाह नहीं लूंगा। अरे मैं क्यों नहीं लूंगा, जब दे रहे हैं तो ले लूंगा। अब ये हमारे इन्होंने, मैंने जैसे मेरी तनख्वाह बढ़ी, हमारे अवतार सिंह जी ने कहा एक लड़की अनुसूचित जाति की लड़की है, इसको पढ़ा दो पैरामेडिकल में। क्यों मैं गलत करूंगा अवतार भाई? तो मैंने उसकी फीस जमा कर दी बड़ी तनख्वाह से। तो मेरी जब मैं पहले 7 लड़कियों, गरीब लड़कियों को पढ़ा रहा था अपनी पेंशन से, तो जिस दिन से पेंशन बढ़ी तो मैंने एक और लड़की को पढ़ाना शुरू कर दिया। लेकिन मैं इस बात को कह रहा हूं, त्रिवेंद्र राव का बयान है कि साहब ने 2 पेंशन नहीं मिल रही है। अभी धनखड़ जी ने जो उपराष्ट्रपति रहे, वो जब विधायक रहे, उनको अभी आप ही के अखबारों में पढ़ा होगा आपने, उन्होंने विधायक की पेंशन के लिए अप्लाई किया तो उनको राजस्थान में विधायक की पेंशन मिल रही है। वो कांग्रेस से विधायक थे। वो उपराष्ट्रपति की पेंशन मिलेगी और सांसद की पेंशन मिलेगी। त्रिवेंद्र राव को अभी इसलिए नहीं पेंशन मिल रही है कि वो सांसद हो गया। विधायक का यह है कि जब तक आप सांसद रहोगे तो आपको विधायक की पेंशन नहीं मिलेगी, या विधायक रहोगे तो आपको पुरानी पेंशन भी नहीं मिलेगी। लेकिन जैसे आप सांसद पद से हट जाओ, जैसे कोश्यारी जी आज कुछ नहीं, तो वो विधायक की पेंशन भी ले रहे हैं, क्योंकि उपचुनाव में वहां कपकोट से एमएलए बने थे, जब उप मुख्यमंत्री बनने के लिए कपकोट से एमएलए लड़े थे, तो विधायक भी रहे, तो विधायक या एमएलसी रहे तो विधायक की पेंशन भी ले रहे, एमपी की भी ले रहे, अब राज्यपाल की भी ले रहे हो, मुझे नहीं पता। ऐसे जनरल खनोड़ी जी को तो मैं इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है इस समय, इसलिए उनका नाम तो नहीं लूंगा। लेकिन हमारे जो हमारे वो रहे जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल टीपीएस रावत, वो 3 पेंशन ले रहे हैं, आर्मी की, विधायक की और सांसद की। तो अरे भैया, तो पत्रकारों को भी कर दो, कर्मचारियों को भी कर दो। तो अब नेताओं के लिए बनाए हमने प्रदेश, तो पत्रकारों के लिए भी बना देंगे। चौथा खंबे को भी मजबूत कर दो। 3 ही खंबे क्यों मजबूत करो, 2 ही खंबे क्यों मजबूत करो? अधिकारियों का खंबा
और नेताओं खंबा। दो ही खंबे क्यों मजबूत कर रहे हो भाई? नौजवानों वाला खंबा भी मजबूत कर दो, और चौथा खंबा लोकतंत्र का चौथा खंबा पत्रकारों वाला भी मजबूत कर दो, क्योंकि चौथे चार खंबे मजबूत होंगे तभी तो लोकतंत्र जिंदा रहेगा। तो मैं इसलिए आज मेरे मन में बहुत पीड़ा थी। अब मैंने कोटद्वार में मांगे उठाई तो मुझे आज खुशी इस बात की कि फिर आज वहां की जनता रस आ गई। अल्लाह डांग चिलखाड़ को लेकर आज वहां की जनता सड़कों पर है। मैंने पौड़ी में कमिश्नर, बोला ये दुर्भाग्य है हमारा कि पौड़ी में कमिश्नर ही है। जब लोग कहते गैर शरण, मैंने कहा जब पौड़ी में गढ़वाल के कमिश्नर के अधिकारियों को आज तक नहीं बैठा पा रहे हो आप, तो क्या गैर शरण में बैठा पाओगे? क्यों धोखा कर रहे हो उत्तराखंड की जनता, पहाड़ की जनता के साथ धोखा क्यों कर रहे हो कि हम गैर शरण राजधानी बनाएंगे? धोखा है। मैं आज बता रहा हूं, जहां हम मंडल मुख्यालय के अधिकारियों को मंडल मुख्यालय नहीं बैठा पा रहे हैं, तो जैसे मैंने सिनेर में प्रेस किया और मैंने कहा मैं 15 दिन के अंदर अगर अधिकारी पौड़ नहीं आए तो आगे ना, फिर वहां से रोज शुरू हो गया। लेकिन अब भी पूरे केवल कमिश्नर डीआईजी के बैठने से काम नहीं चलेगा। कमिश्नर डीआईजी के बैठने से काम नहीं चलेगा। ये जब तक मंडल के सारे अधिकारी पौड़ी नहीं बैठते हैं, अरे भाई आप रुद्रप्रयाग वालों को कोई प्रॉब्लम होगी तो पौड़ी जाएंगे ना। अब देहरादून में जाके थोड़ा सा एक माहौल बदल जाता है, हमको रास्ते भी नहीं पता होता है कहां जाना है, कहां बैठ रहा, कौन सा अधिकारी कहां बैठ रहा है। कहां जा रहा है। इसी तरह मैंने भाई अभी पटवारी सड़क पे हड़ताल पे, पटवारी संघ ने मुझसे कहा साहब मैं रेवेन्यू मिनिस्टर रहा हूं, मैंने रात के 1 बजे बैठक करके पटवारी संघ की मांगों को पूरा किया था। आज फिर पटवारी संघ हड़ताल पर है। उनके पास सुविधा ही नहीं है। कानून व्यवस्था 70%, 60%, अब 50% रह गया। 50% कानून व्यवस्था पटवारियों की जिम्मे। उनकी पटवारी चौकियां मैंने रेवेन्यू मिनिस्टर रहते बना दी थी, भारत सरकार से पैसा लाया था मैं। 1215 पटवारी चौकियां थी, मैंने भारत सरकार से पैसा लाया था और पटवारी चौकियां बना दी थी। लेकिन वो आप उसमें बिजली नहीं है, उसमें पानी नहीं है, उसमें आपने वायलेट सेट तक नहीं है। पटवारियों के लिए मैं एसडी मोटरसाइकिल भारत सरकार से लाया था। अब वो मोटरसाइकिल में जो एक बार मैंने दी थी नायब तहसीलदार को, जो कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी, जो जिप्सियां मैंने दी थी, जिप्सियां बड़े बड़े अफसरों आईएएस ने रखनी शुरू कर दी। तो आज जो मूल तंत्र है हमारा रेवेन्यू विभाग का, पटवारी, वो आज सड़क पे है, हड़ताल पर है। हमारा शिक्षक, सबसे ज्यादा दुर्दशा अगर किसी की हुई है, अभी मत पिला, क्या अरे पानी क्यों पिला रहे हो? फिर वो अभी मैंने एक दिन कहा ना, क्या नाम है आपका? नरेंद्र। तब नरेंद्र कहेगा कि मैंने देखो अच्छा को पानी पिला रखा है, हरक सिंह को भी पानी पिला रखा है। अभी दिन फिर बाद पानी है भाई नरेंद्र, कोई बानी मुझे पिला लगो, कोई बानी यार, पर अच्छा को भी पिलाना। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज हालात ये हैं, और इसलिए हमने भाई देखो, मेरे को माला पहना रहे थे, मैं देहरादून में एक दिन अचानक, मुझे नहीं मालूम था कि गोदयाल जी जो है, मेरा भाषण हुआ उस बात गोदयाल जी माला पहनाने के लिए आ गए मुझको। तो मैंने अचानक कहा कि नहीं माला, मैं आज मैं तिलवाड़ा गया था, सब लोग माला पहना रहे थे, तो मैंने कहा भाई हमारे साथ इनको पहना दो, उनको पहना दो, लेकिन मैं नहीं पहनूंगा। आज मैं सुबह मैंने व्रत रखा है। अब आज ऐसा हो, मैं मंगलवार का व्रत हमेशा रखता था, लेकिन इस समय ऐसी परिस्थितियां होगी कि आज नवरात्रा का पहले दिन है, तो मैंने आज व्रत रख दिया, धारी मंदिर गया हूँ सुबह, और कल मंगलवार का है, बजरंगबली का मेरा, मैं बहुत करीबन 5-6 साल से जो है मंगलवार का व्रत ले रहा हूँ। तो मैं तो आज धारी माँ के चरणों में यही कहा है कि भाई इस प्रदेश में आपदाएं, मेरी माँ तो हमारी रक्षक है, काली माता हमारी, काली मठ से आई है, और हमारी रक्षा करना हमारे प्रदेश की जो जिस तरह हालात आज हमारे प्रदेश की है। और ये जो ठग है, ये भाजपा के ठग जो है, लुटेरे, गुंडे,
पेपर चोर, इनसे भी बचाना हमको, हमारे प्रदेश के नौजवानों को, हमारे प्रदेश की माता बहनों को इनसे भी बचाना। और ये तो कम ही शब्द बोले मैंने, मतलब इनके लिए तो जो शब्द बोलो, जैसे डिक्शनरी होती है ना, डिक्शनरी में नियम वो उसमें जो है शब्द होते हैं, शब्दों का भी टोटका पड़ जाएगा इनके लिए। तो जो 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 परिभाषा इनके लिए जो बोल दो सकारात्मक रूप से नहीं। और इन पे चिल्ला चिल्ला के मेरे जो गला भी बैठ गया है। हाँ। लेकिन मैं इनसे कहना चाह रहा हूं कि हरक सिंह रावत का भले ही चिल्ला चिल्ला के गला बैठ जाओ, इनके खिलाफत कर करके गला बैठ जाओ, लेकिन मेरी विल पावर इतनी ज्यादा है। मैं तो आज भी अपने आप को 1981-82 का छात्र नेता, जैसे 81 में जब रुद्रप्रयाग आता था, जब मैं छात्र राजनीति करता था, तो जो यहाँ रुद्रप्रयाग जिले के लोग श्रीनगर पढ़ते थे, बहुत बच्चे तो यही सब पढ़ते थे, तो मैं बहुत आता था रुद्रप्रयाग। तो जो 1981 में, यहाँ से 40-45 कितने साल हो गए, 81 से लगा लो 20 साल और 25 45-46 साल पहले जो रुद्रप्रयाग की सड़कों में नारे लगाता था, आज मुझसे नारे लगवा लो भैया। देखो, हमारा एवरेस्ट पर चढ़ने का रिकॉर्ड तो नहीं, नारे लगाने का रिकॉर्ड तो मेरा बन जाएगा। अब मैं शर्म ही नहीं करता हूं कि मैं बुजुर्ग हो गया, 60 सटिया गया हूं। 60 साल से ऊपर होगी तो सटिया ही तो क्या, हमारे देसी भाषा में सटिया बोलते हैं ना 60 साल के बाद। पर मैं अभी नहीं सटिया हूं, मैं तो इनको सटवाऊंगा। अभी मैं पूरी बुद्धि चूस, मेरी याददाश्त बहुत है। हेमंत नंदन बाबू ने 77 में रामला मैदान में क्या भाषण दिया था, आज भी मेरे मन मस्तिष्क में। मुरारजी देसाई ने क्या बोला था, वो भी चौधरी चरण ने क्या बोला, वो भी मेरे मन मस्तिष्क में। 77 से लेकर और आज तक साउथ इंडिया की राजनीति नहीं, उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत की और देश की राजनीति में कब क्या घटनाक्रम हुआ। जैसे हेमंत नंदन बाबू जी ने अगर 4 महीने इंतजार कर लिया होता, कांग्रेस ने छोड़ी होती, जब मुख्य महासचिव थे, केवल एक मुख्य महासचिव पद 1981 में बाबू जी के लिए बना था, और उनके संजय गांधी से थोड़ा अनबन हो गई। संजय गांधी फाइलें नहीं भिजवाता था उनको, और 4 महीने बाद संजय गांधी की डेथ, हेलीकॉप्टर एयरप्लेन में डेथ हो गई थी। तो हेमंत नंदन बाबू फिर देश के बहुत बड़े नेता हो जाते हैं, लेकिन होने को कोई टाल नहीं सकता है। तो मैं इस वक्त घटना को इसलिए करूं कि मुझे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड और देश की राजनीति का आंकलन, मैं भी कहीं कह रहा था किसी प्रेस में, मीडिया को, कि मेरा एनालिसिस अपने बारे में गलत हो सकता है। मेरा एनालिसिस अपने बारे में गलत हो सकता है कि मैं जीतूंगा, हालांकि अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। जिस चुनाव में काउंटिंग में जाता हूं समझ लो मैं चुनाव जीत रहा हूं, और जिस चुनाव में काउंटिंग में नहीं जाता हूं तो समझ लो मैं चुनाव हार रहा हूं। मतलब मेरे को एनालिसिस करने, मतलब समझ में आ जाता है कि कहां अंबर है। और इसलिए आज हमने, हालांकि इस समय राजनीतिक बात इसलिए नहीं करनी चाहिए इतनी बड़ी आपदा के कारण, लेकिन आपदा में हम लोगों के दुख दर्द को तभी तो हल कर पाएंगे। आज हम विपक्ष में बोल ही सकते हैं, मांग ही कर सकते हैं, लेकिन कल कांग्रेस की सरकार आएगी तो हम उसी तरह, जिस तरह मैंने केदार घाटी में हम लोगों ने मदद करी है लोगों की, लोग दुख दर्द में सम्मिलित हुए, उसी तरह कांग्रेस के सरकार में फिर हम कोई भी नियम हो भाई, इसलिए तो विधायिका बनाई जाती है। अगर नियमों की सब नियमों से नियम बनाने, परिवर्तन करने का अधिकार भी तो सरकार को है। तो इसलिए मैं आज आप सबके माध्यम से, अभी 1 साल है, जैसे मैंने कोटद्वार में अपने ऋतु भूली को बोला, मैंने ऋतु अब भी कर ले काम, जो प्रोजेक्ट मैंने थोड़ा आगे बढ़ा रखे आधे आधे हैं, जैसे पाखरो टाइगर सवर जिसमें ईडी सिवाई झेली मैंने 2 बाड़े बने हैं, 1 बाड़ा और बनना है, एक म्यूजियम बना है, लिंटर पड़े हैं, केवल उसमें दीवारें लगनी है। और वो इंटरनेशनल लेवल का जो है पाखरो टाइगर, सोच थी मेरी कि भाई बाघ जब
बुजुर्ग हो जाता है तो शिकार नहीं कर पाता, तो वो घायल हो जाता है, वो शिकार नहीं कर पाता, हिरण के पीछे नहीं भाग पाता, जंगली गाय के पीछे नहीं भाग पाता, तो भूखा रहता है, तो या तो मर जाता है या तो आसपास के गांव में जाके बच्चों को, महिलाओं को शिकार बनाता है। तो उस बुजुर्ग टाइगर को, बाघ को हम बाड़े में रखेंगे, उसका इलाज भी करेंगे, उसको भोजन भी देंगे, उसको उम्र भी बढ़ जाएगी, जो लोग उसके शिकार हो रहे हैं वो भी बच जाएंगे, और उस बाघ को देखने के लिए पूरी दुनिया के लोग आएंगे कि भाई वहां दिखाला जाते हैं लोग, बाघ नहीं दिखता तो लोग निराश होकर वापस लौट जाते हैं। और यहां तो 100% दिखेगा, अब जू की तरह भी नहीं दिखेगा कि भाई एक बंद कमरे में हूं। मैंने 30 सेक्टर में एक बाड़ा बना रखा था, तो लोगों को ये फीलिंग होगी कि हम कॉर्बेट के अंदर, जंगल के अंदर बाघ को देख रहे हैं। मैंने गैरसैंण में, बड़ी गैरसैंण की बात कर रहे हैं, गैरसैंण में तहसील हरक सिंह रावत की बनाई है। जब मैं रुद्रप्रयाग जिला बनाया था, पोखरी तहसील बनाया था, मुझे आज भी याद है, आप में से बहुत सारे लोग को याद होगा, जब मैं रुद्रप्रयाग जिला बनाने पर रुद्रप्रयाग आया था तो पूरे शहर के अंदर फूलों के वर्षा हुई थी। जिंगवार जी मेरे ऊपर नहीं हुई थी, मेरे काफिला के ऊपर फूलों की वर्षा हुई थी रुद्रप्रयाग में, जब मैं रुद्रप्रयाग जिला बनाने पर रुद्रप्रयाग आया था। और जखोली पोखरी, जब तहसील का उद्घाटन करने के लिए मैं पोखरी गया था तो ऐतिहासिक जनसभा थी मेरी, और लगभग 400-500 गाड़ियों के काफिला के साथ हम गैरसैंण उद्घाटन करने के लिए, तहसील का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे थे। तहसील मेरे बना रखी, मैंने कृषि में अब चिरबेटे की तरह पर्वतीय कृषि महाविद्यालय, कि भाई जो पर्वतीय क्षेत्र में जो हॉर्टिकल्चर की खेती होती है, बागवानी होती है, उस पर रिसर्च, उस पर पढ़ाई जो है, एक अलग से थीम, अलग से सोच दी थी मैंने कि पंतनगर तो एक जनरल एग्रीकल्चर की पढ़ाई करा रहा है, हम केवल ऑर्गेनिक और हील एग्रीकल्चर पर जो है गैरसैंण के महाविद्यालय कृषि, पर्वतीय कृषि महाविद्यालय में उस पढ़ाई को करवाएंगे। आज कहां है वो कृषि महाविद्यालय? तो ये दुर्भाग्य है कि इस उत्तराखंड का दुर्भाग्य है कि ऐसे लोग सत्ता में बैठ रहे हैं, कुर्सियों में बैठ रहे हैं, जिनका जो है जिनकी सोच नहीं है कि कैसे प्रदेश को बढ़ाया जाए। गाड़ी घोड़े के लिए, सायरन बजाने के लिए बैठ गए। मैं देखता हूं बस ताम झाम के लिए और उसके लिए। अरे भाई, क्या हमारे पहाड़ में नहीं है वो मैदान? वो तो थोड़ा बहुत हरिद्वार में, यूपी में चल जाती राजनीति के साथ, 10-20 राइफलधारी चल रहे साथ में, पर हमारे पहाड़ में नहीं है सीधा। हमारे यहाँ तो दिखाओ राजनीति होती नहीं है। ठीक है भैया, रुद्रप्रयाग के पूर्व विधायक आप रह चुके हैं, मौजूदा विधायक की चुनौती क्या रुद्रप्रयाग खींच ले आई? आप लोग काम का अब जा रहा हूँ मैं, आप वही जा रहे हैं। ये रुद्रप्रयाग विधायक की चुनौती कहेंगे कि पूर्व विधायक को खींच ले आई रुद्रप्रयाग? है जी, मौजूदा विधायक रुद्रप्रयाग ने तमाम, नहीं तो मुझे रुद्र कोटद्वार में गया तो क्या कोटद्वार के विधायक ने चुनौती दी थी मुझे? या मैं पौड़ी गया, श्रीनगर गया, धन सिंह ने चुनौती दी थी मेरे को? मैं गया हूँ, आज ही आया हूँ क्योंकि मुझे आपदा में जाना था, छेड़ा घाट जाना है मुझे। आपको नहीं लगता कि पूर्व विधायक के नाते आपने काफी देर कर दी है? काफी पहले छेनागाड़ में आपदा आ चुकी है, हालांकि पूरे प्रदेश में आपदा है। मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था, मैं दिल्ली में था, बीमार था, मेरा थोड़ा सा, मेरी तबीयत परसों से थोड़ा ठीक हुई है। और कई बार मैं, देखो सुन लो, मैं आज बता रहा हूँ, कई बार क्या होता है कि अगर हम तात्कालिक घटना होती है और तुरंत पहुंच जाता है, देखो सत्ता के लोगों को तो तुरंत जाना चाहिए, इसलिए कि उनको निर्णय लेना है, उनको सहायता देनी है। लेकिन हम विपक्ष होने के नाते अगर तत्काल चले गए तो हम व्यवधान नहीं डालना चाहिए। मैंने देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी इस मुद्दे पर, उस समय जब थरा लिया, और मैं इसलिए नहीं गया कि बहुत सारे लोग चले गए थे। अब वो रोज हम जाएं, वो फोटो खिंचाएं, वीडियो बनाएं, और हो कुछ न रहा, तो मतलब किसी के घाव पे जो है बार बार कुरेज के, जो पहले से दुखी बेचारा, उसको सहायता देने की बजाय अब हम
हम चलो मान थोड़ा बहुत मदद कर दें माना, तो उससे थोड़ी किसी की भाई अब इसमें सरकार में तो है नहीं, अपनी जेब से कितनी कोई मदद कर पाएगा। आपने एक सवाल किया है कि मैं धारी देवी में मन्नत मांगने के लिए, किस लिए क्या आप मन्नत मांगते हैं? बोला ना मैंने इन ठगियों की सरकार, इन बेरोजगार वोट वो पेपर चोरों की सरकार की विदाई इस प्रदेश से हो जाए, इसके लिए जाऊं। रावत साहब कहा ही जा रहा है कि रावत जी की सक्रियता अचानक बढ़ गई है, क्या माने? नहीं, मैं बढ़ गई थी। मैंने तो एक चीज सुनो ना, मैं इन रग ठगों को देख रहा था। अब अति देखिए, अगर हम पहले आक्रमण करते कहते तो हमारी सरकार को अभी नहीं, मतलब दूसरी बार की पारी को अभी 1 साल हो 2 साल हो, क्या 2 साल में क्या कर लेगा कोई। अब एकदम चुनाव पे भी कहेंगे तो भी कहेंगे साहब अब तो चुनाव आ गया, हम क्या अब 2 महीने में क्या कर लेंगे। और घटनाएं लगातार ऐसी हुई हैं, जैसे देहरादून मैं अभी सक्रिय क्यों हुआ, जैसे देहरादून के अंदर, पूरे देश के अंदर देहरादून महानगर हमारा जो है, जो टॉप 10 शहर महिलाओं के लिए असुरक्षित शहरों में देहरादून का नाम आया, तो मैंने करण में रोका, तो करण में रोक कहीं जाना था, तो मैंने ज्योति रतोले से कहा महिला मोर्चे को कि नहीं भाई, इस पे अगर विलंब हो गया तो फिर फायदा नहीं, कि देहरादून लोग अपनी बहू बेटियों को पढ़ने के लिए से, बच्चों को पढ़ने के लिए से भेजते हैं कि सुरक्षित शहर। और मैंने कहा यह सर्वे हरक रावत का नहीं है, उत्तराखंड का नहीं है, हमारा नहीं, कांग्रेस का नहीं है, यह भारत सरकार के महिला आयोग ने एक सर्वे से सर्वे कराया कि टॉप 10 असुरक्षित महिलाओं के असुरक्षित शहरों में देहरादून 39.6% है, बाकी शहर 34.6% है। तो अब अगर ऐसे, वो भी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के, केंद्र सरकार के नामित अध्यक्ष है, महिला आयोग के अध्यक्ष, उसने रिपोर्ट को जारी किया है, रिलीज किया है, तो अब इस मुद्दे पे नहीं बोलेंगे क्या? तो आप जो कह रहे हो सक्रियता तक अचानक बढ़ गई, मैं तो उस चुनाव में भी आया था, नगर निगम के चुनाव, पालिका चुनाव में भी आया हूं। बाकी मेरी ड्यूटी कई बार राजस्थान में लग गई, राजस्थान चुनाव में लग गई, फिर दिल्ली लोकसभा में, दिल्ली कन्हैया जी के क्षेत्र में, उदित राज जी के क्षेत्र में मेरी ड्यूटी लगी हुई थी। तो पार्टी जहां काम देगी हम तो वही करेंगे ना, हम तो कार 2027 में देखेंगे हलचल आपकी रुद्रप्रयाग में 2027 में हलचल। देखिए, अगर रुद्रप्रयाग जिले में जो योजनाएं हमने स्वीकृत की हैं, कांग्रेस की सरकार आएगी, मैं केदार बाबा की कसम खा रहा हूं, मैंने उस केदार बाबा की बहुत सेवा की है। आदि गुरु शंकराचार्य ने उस केदारनाथ मंदिर को बनाया होगा, लेकिन 2013 की आपदा के बाद अपने हाथों से मैंने उस शिवलिंग को साफ किया है, सफाई की है, घासें ढोई हैं, मंदाकिनी में जलाई हैं। और शिवरात्रि के दिन लोग सोचते भी नहीं थे कि कभी केदारनाथ में यात्रा शुरू हो पाएगी। मैंने केदारनाथ शिवरात्रि के दिन मैंने उसको मंदाकिनी नदी से, सरस्वती नदी से जल लाकर धुल के, शिवलिंग को धुल के तब पूजा की है मैंने। और अगर मैंने सच्चे मन से उस केदार बाबा की पूजा की होगी तो 27 में कांग्रेस से सरकार आने के बाद, चाहे यात्रा को लेकर हो, चाहे जो योजनाएं मैंने अभी बताई हैं, चिरबट्टा कृषि विद्यालय हो, सैनिक स्कूल हो, इनको हमारी सरकार सारी इन योजनाओं को धरातल पर उतारेगी। ये पेपर लीक होना हमारे लिए, मैं आज कांग्रेस की ओर से कहना चाह रहा हूं, कांग्रेस सरकार आएगी तो पेपर लीक नहीं होगा। हम ऐसा कानून बनाएंगे कि इसमें कोई भी अधिकारी संलिप्त होगा, कोई भी व्यक्ति संलिप्त होगा तो उसको जो है वो सजा मिलेगी जो बहुत बड़े अपराध में मिलती है, क्योंकि ये खून से कम नहीं है। मैं आज आप बता रहा हूं, आप संकेत दे रहे हैं कि अधिकारी इसमें शामिल नहीं है इस वाले पेपर में। हर बार होते हैं, बिना अधिकारियों के, बिना किसी मिली भगत के तो नहीं हो सकता ना। आप मुझे बता दो, मैं यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर रहा हूं,
यूनिवर्सिटी का पेपर लीक अगर बिना किसी अधिकारी के हो सकता है? या तो जो पेपर सेट कर रहा है या जो पेपर छाप रहा है, जो कोई तो लीक कर रहा है ना, कोई तो बेच रहा है। मैंने जब मैं कृषि मंत्री था, पंतनगर विश्वविद्यालय को और एई और जेई की भर्ती के लिए, इंट्रेंस टेस्ट के लिए, एग्जाम के लिए दिया गया। एक भी गड़बड़ नहीं हुई भाई साहब। मुझ पर बहुत लोग सिफारिश करी, मैंने कहा भैया नहीं, इसमें मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा। लोगों ने कहा साहब हमारा बच्चा ने इंजीनियरिंग बीटेक का इंजीनियर असिस्टेंट इंजीनियर का एग्जाम दिया है, पंतनगर ने कराया है, जेई का दिया है। मैंने कहा मैं इसमें मदद नहीं कर पाऊंगा। ऊर्जा विभाग के इंजीनियरों की जो भर्ती हुई है पंतनगर विश्वविद्यालय ने करवाई। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप कैसे खिलवाड़ कर सकते हो भाई। अब जहां तक तुम्हारे विधायक का सवाल है, मेरा तो विधायक नहीं है। अब मैं तो हूं ही नहीं, मतदाता यहाँ का ना। अरे मैं तो मतदाता हूं। चुनौतियां रुद्रप्रयाग विधायक ने आपको दी हैं सैन्य विज्ञान के तौर पे भी 2 माह के बाद किसी भी। देखिए मैं आज देखो सुन लो, मैं भैया देखो सुन लो, मैं आप ही से एक सवाल कर रहा हूँ। आप कितने साल से पत्रकारिता कर रहे हो? आप कितने साल से पत्रकारिता कर रहे हो? काफी लंबे समय से 20-25 साल तो हो ही गए ना। 20 साल से तो मैं देख रहा हूँ, इनको भी 15-20 साल से इनको भी देख रहा हूँ। कुछ नए बच्चे हैं, ठीक है। अब परसों का आया लड़का, ये लड़का तुमको चुनौती देने लगेगा। अब वो उम्र में हो सकता है बड़े हो। अब बोल सकते हैं कि चौधरी ने कहा है कि आप अगर अगली बार चुनाव लड़ते हैं 27 तो 8 वोट आपको पड़ेंगे। अरे भैया किसको क्या वोट पड़ेगा तो वो खुद थोड़ी तय करेगा, वो तो जनता तय करेगी। वो तो जनता तय करेगी। वो तो 12 में भी मैं जब अरे सुन तो लो, जब मैं सड़क पुलिस कैसे बन गया? उन्होंने कहा कि सड़क पुलिस है, उन्होंने बहुत काम किया। सुन लो मेरी पूरी बात। वो तो रुद्रप्रयाग की जनता बताएगी ना कि मैंने काम किए कि नहीं किए। एक भी व्यक्ति, जब तक मुझे आज भी याद है, जकोली ब्लॉक की एक बच्ची भटजी थे, क्या नाम था उनका, बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। मैंने अपना पैसा लगाया, जॉली ग्रांट, गुरुराम ने इलाज किया, और उस जब वो बच्ची बची है ना, मैं कौन हूं तो बचाने वाला, मैं कोशिश करी मैंने। तो उसके पिताजी उस बच्चे को लेकर मेरे घर पे आए, रोने लगे कि ये बच्चे आज अगर जिंदा है तो आपको। जैसा मैं गया था जब उस समय, जब वहां जखोली उनके गांव में, तो मैं इसलिए कह रहा हूं, मैंने जब तक मैं रुद्रप्रयाग विधायक रहा हूं, कोई एक व्यक्ति मैंने ये नहीं होने दिया कि भाई इलाज के लिए, ठीक है जीवन मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन किसी को ये नहीं लगेगा कि मेरा इलाज ठीक से नहीं हुआ इसलिए आज मैं दुनिया में, मेरे पत्नी नहीं है, मेरा बाप नहीं है। अरे मानवीय दृष्टिकोण होना चाहिए ना। अब मैं जो आपका जवाब दे रहा हूं, उम्र में मुझसे बड़े हो सकते हैं आपके विधायक, आप भी यहां के मतदाता हो, इसलिए मैं आपकी विधायक कह रहा हूं। मैं मतदाता नहीं हूं। विधायक आपके जो है उम्र में बड़े हो सकते हैं, लेकिन कब आए वो विधानसभा में? कब आए? 17 में आए ना। अब मैं कब गया विधानसभा में? 12 में नहीं यार, 91 में। अब मुझे तो पता नहीं कितनों ने चुनौती दी भैया। अब माफ करना मेरी बात, मैं तो अब तो देखो चौधरी जी, एक बार फिर से उन्होंने चुनौती दी है। अरे भैया चौधरी जी, मैं तुमसे फिर कह रहा हूं, मेरा इतिहास बड़ा खराब है। सुन लो भाई चौधरी जी की बात, ये चौधरी है, चौधरी जी तुमसे मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं, एक भाई, छोटे भाई के नाते, कि अपने बड़े भाई को समझाओ कि भैया मुझे, क्योंकि मैं देखो मतलब वैसे तो ये अब सगुन शब्द नहीं बोलना चाहिए, कि जिसको मैंने एक बार चुनाव हराया ना, या तो वो तो, और या दोबारा विधानसभा में नहीं गया। आप बता दो,
पौड़ी नरेंद्र सिंह भंडारे को हराया, पुष्कर नौतान को हराया, मेरे मामा जी थे। यहाँ कंडार जी उसके बाद बने विधायक। भारत सिंह रावत जी बेचारे आज दुनिया में नहीं है, 2 बार उनको हराया। अब सुरेंद्र भाई की बात नहीं करो मुझे, अभी हमारी पार्टी में ना इससे कुछ नहीं बोला। 27 को लेके क्या माने? कांग्रेस सरकार आ रही है और इसलिए नहीं आ रही कांग्रेस सरकार के हरक सिंह रावत कह रहा है कि, और केदार की धरती पे बोल रहा हूं मैं। आज सुबह धारी मंदिर में पूजा करके आया हूं और जब उस मां से मैं सच्चे दिल से मांगता हूं, मैंने आज अपने लिए कुछ नहीं मांगा उस मां से। 12 में भी आपने यही कहा था जब आप चुनाव लड़े थे। अब तो आया नहीं जीता था, कोई कह रहा था 10 तारीख में नॉमिनेशन किया था, 10 जनवरी को, 12 जनवरी को मातवर सिंह कंडारी जी किया था। मैं इसी कमरे में, वो एक क्या नंबर है किनारे वाले में, दरवाजा खोल के बैठा था। भाई साहब सुन लो, जब जुलूस गया गुलाब राय से कंडारी जी का, भाई साहब जुलूस खत्म ही नहीं हो रहा था और मैं डिप्रेशन में आ गया, मैंने गलती कर दी, यहाँ चुनाव लड़ूंगा। मैं रात के 9 बजे तक को भवन में बैठा रहा, डिप्रेशन हो गया मुझे। मैंने कहा यार मैं गलती से मैं तो चुनाव हार जाऊंगा। और यही गलती कंडारी जी ने करी थी, जो इनके बड़े भाई कह रहे हैं आज की गलती कर रहे हैं। क्या गलती कर रहे, मतलब मैं नाम नहीं ले रहा हूं यार, मेरी एक आदत है, दुश्मन का मतलब ऐसी दुश्मनी नहीं होती राजनीति में, मतलब हाँ बयान में मतलब दुश्मनी है ना, पॉलिटिकल दुश्मन। ये तो आपने कहा है कि छोटे भैया कंडारी जी ने, कंडारी जी ने एक बार क्या हुआ, विधानसभा में वो मैं विपक्ष नेता थे, वो मंत्री थे 2007 से 12 में, लॉबी में बैठे थे, विधानसभा चली थी, जैसे कुछ विधायक जैसे हाउस से उठ के लॉबी में बैठ जाते हैं, तो मैं रुद्रप्रयाग आया हूँगा एज ए विपक्ष नेता। यहाँ आप लोगों ने मेरा स्वागत किया होगा, छापा होगा आपने मेरे बयानों को, तो कंडारी जी को कहीं लग गया कि किसी ने छाप दिया होगा कि राव जी चुनाव लड़ सकते हैं, आप लोग छाप ही देते हो। मैं आप रुद्रप्रयाग आता हूँ तो आप हमेशा इसे छापते हो। तो कंडारी जी मुझसे कहने लगा मेरी तो अमेठी अमेठी, सबके सामने विधायकों के सामने, आ जाओ राव जी लड़ने के लिए रुद्रप्रयाग। और सच में आपको बता रहा हूं, मेरे मन नहीं था आने का, परिस्थितियां ऐसी बनी कि उनकी जीव बैठ गई उनके मुंह में, और मुझे परिस्थितियां ऐसी बनी, मुझे लाना पड़ा। और रात के 9 बजे मैंने कोप भवन से उठ के 9 बजे अपने मन मजबूत किया मैंने कि नहीं हरक सिंह तुम्हें जीतना है चुनाव। मैंने उस मां को पुकारा, धारी मां केदार बाबा को पुकारा कि नहीं। और भाई साहब मैंने 15 तारीख से शुरू किया था धनपुर से, एक या 2 लोग मिले मेरे को, फिर बचन से किया दूसरे दिन, थोड़ा बहुत ज्यादा लोग मिलने शुरू हुए। और जिस दिन मेरा तिलवाड़ा से गया काफिला, तिलवाड़ा गया और जो सड़कों पे जनता उमड़ी है, 10 दिन के अंदर वो गया ना काया पलट, 10 दिन में हुआ। कोटद्वार में तो मुझे कोई मान ही नहीं रहा था कि मैं जीतूंगा चुनाव। 17 में 11,000 वोट से जीता हूं। रावत जी को माना जाता है कि हर बार सीट बदलते हैं, नहीं क्यों, मैंने पौड़ी से जो है 2 बार नहीं जीता हूं। लेकिन इस बार आप मुझे बता दो, पौड़ी से 2 बार जीता हूं नहीं जीता हूं, लहसुन से 2 बार जीता हूं नहीं जीता हूं। जो लोग कई बार कहते हैं कि मैं सीट बदल के लड़ता हूं, अरे मैं तो उन सबको कह रहा हूं जो अपने को अगर धुरंधर नेता समझ रहे, तुम भी बदलो भाई और तुम भी जीत जाओ। 2027 को लेकर के क्या भूमिका रहने वाली है डॉक्टर हरक सिंह रावत? धारी मां ने मुझे आशीर्वाद दे दिया कि भाई सरकार लाने के लिए दरी बिछानी पड़ेगी, अपना खून पसीना जो भी बहाना पड़ेगा। अब वो इसलिए नहीं, कांग्रेस के पक्ष में नहीं, इन कुकर्मियों की सरकार को विदाई देने के लिए ये तिलक तो मैंने भी लगा रखा है। इनके तिलक नकली तिलक है और आपके और हमारे तिलक सही तिलक है। तो क्या सरकार में शामिल होने के लिए डॉक्टर हरक सिंह रावत 27 के चुनावी समर में उतरेंगे? पार्टी कहेगी चुनाव लड़ाना है, चुनाव लड़ाऊंगा। पार्टी कहेगी चुनाव लड़ना है तो लड़ूंगा। पार्टी कहेगी रुद्रप्रयाग से लड़ना है, केदारनाथ से लड़ना है। पार्टी कहेगी चौपटाखाल से। अभी मैं पेपर रायपुर से 300-400 लोग आए, जिसमें बहुत सारी महिलाएं थी कि नहीं आप रायपुर लड़ो। मेरे पास शहजपुर से इतना प्रेशर है, धर्मपुर से प्रेशर है, चौपटाखाल में पूछा। आज भी मुझे कोई कह रहा था कि रावत जी चौपटाखाल, आज ही हम मेरे बीच में कोई कह रहा था कोदार प्रेशर है। आखिर एक चीज सुनो, अगर कहीं लोग कहते हैं ना
खड़ग सिंह जी आप यहाँ आके चुनाव लड़ो, तो कहीं उम्मीद होती ना उनको मेरे से, कहीं उम्मीद होती ना। आप मुझे बता दो कि मैं, चलो कोटद्वार मेरा घर श्रीनगर, कोटद्वार लड़ गया, मैं कैसे जीत गया भाई? कुछ तो होगा ना, कुछ तो मैंने इस प्रदेश के लिए कुछ तो किया होगा ना, लोगों की भलाई के लिए। अब वो ठीक है, नए नए सोशल मीडिया में देखते हैं दल बदलू, फलाना बदलू, अलाना बदलू। अरे मैंने दल तो ₹2 के लिए बदला। पहला दल छोड़ा मैंने, भाजपा छोड़ी मैं 96 में। 96 में मैंने भाजपा छोड़ी उत्तराखंड राज्य के लिए, कि जब उत्तराखंड का आंदोलन चला था तो मैंने गैर राजनीतिक उत्तराखंड जनता मोर्चा बनाया, जिसमें प्रताप सिंह पुष्पान से लेकर एडवोकेट जनरल अवतार सिंह रावत, जनरल तड़ाकी से लेकर लेफ्टिनेंट जनरल शैलेंद्रराज बावना से लेकर कर्नल बलबीर सिंह रावत से लेकर सबको साथ लेकर मैंने आशा डबराल जो मर डेथ हो गई, मैंने देहरादून में उसकी नाम पर सड़क का उद्घाटन करा, सड़क बनवाई, उत्तराखंड आंदोलनकारी। और यूकेडी ने क्या लड़ाई लड़ी भाई साहब, पौड़ी में जिस दिन 7/8 तारीख 1994 लाठीचार्ज हुआ था, दिवाकर भट्ट को मैं गया, दिवाकर भट्ट का भी गया था मिलने के लिए। मैंने तुम्हें जिंदगी, अब चलो, अब भी बीमार है बेचारा, मैं देखने गया था, नहीं मारा जाता उस दिन। और ये तो छिप गए थे। 8 तारीख रात को सड़क पर मैं उतरा, 8 तारीख सुबह 10 बजे सड़क पर मैं उतरा, तब मैंने हजारों लोगों, दुकानदारों का, भाई क्या चूड़ियां पहन के आओ सड़क पे। और जब 10-15 हजार लोग स्टेशन पे आ गए, तब मैंने कासिंगेरी को, दिवाकर भट्ट को बुलाया, क्या हो जनसभा संबोधित करो। जिस दिन मुजफ्फरनगर कांड हुआ था, यहाँ के लोग ऋषिकेश के रास्ते गए, मुझे भी तो ऋषिकेश जाना था, पर एक पैडल शू में एक कैप्टन थे, उन्होंने कहा बिष्ट जी, उन्होंने राव जी नहीं, आप पौड़ी, यहाँ के विधायक को, पौड़ी के विधायक को आप यहाँ पौड़ी का नेतृत्व करो। मैं 19 पुलिस के बैरियरों को तोड़ते हुए नजबाद, नटौर, कोतवाली, बिजनौर, गढ़मुक्तेश्वर से होते हुए 19 पुलिस के बैरियर और रेलवे फाटकों को तोड़ते हुए अकेला भिड़ा पुलिस वालों से, मुलायम सिंह की पुलिस से। और मैंने दिल्ली सब 145 बस से दिल्ली पहुंचाई। जंतर मंतर दिल्ली पर यूकेडी का धरना जो है 5-6 साल नहीं चला। मेरे धरने के सामने ये हरीश रावत जी और इन्होंने एक संयुक्त संघर्ष समिति बनाई थी। 3 दिन मेरे धरने के सामने इनका भी उत्तराखंड को लेकर धरना चला। 3 दिन में टेंट उखड़ गया धीरेन्द्र प्रताप का, डंगवाल जी का। मेरा धरना दिल्ली में उत्तराखंड राज्य के लिए 6 साल चला। 350 लड़के, जिनका पोस्टल एड्रेस भी जंतर मंतर था, जिसका मैं चीफ था। केदार सिंह रावत भी थे मेरे साथ, प्रकाश सुमनधानी जो आप बीजेपी में देहरादून में, वो भी थे। हमने अगस्त में रैली करी उत्तराखंड राज्य को लेकर। मैंने उत्तरकाशी में रैली करी, 1000 जोड़े ढोल दमाऊ थे, उत्तरकाशी में रैली करी, कोटद्वार में करी, देहरादून में करी, और दिल्ली में हम हर महीने पार्लियामेंट में करते। कभी राजस्थान वालों की, मैंने लखनऊ में करी, हजरत महल पार्क 1 लाख लोगों की रैली करी उत्तराखंड राज्य को लेकर, जिसमें मैंने राजनाथ सिंह को चीफ गेस्ट बुलाया था। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमने इस राज्य की लड़ाई के लिए राज्य की लड़ाई लड़ी भाई साहब। तो हमने, लोग दल बदल कह देते हैं, तो हमने इस राज्य के लिए, भाजपा में राज्य के लिए छोड़ी। लोग उस समय सब कह रहे थे, नहीं कह रहे थे। 96 में खंडूड़ी जी को नॉमिनेशन देहरादून में करना पड़ा कि नहीं करना पड़ा? पौड़ी में नॉमिनेशन नहीं कर सकते थे। सतपाल महाराज ने भी देहरादून में नॉमिनेशन करा, उस समय देहरादून भी पौड़ी लोकसभा में था। मैंने सब जगह जनसभाएं करी। आज भी कुछ लोगों को याद होगा, कर्नल प्रयाग में मैं जब भाषण दे रहा था, मंच पे पुलिस आ गई, इंस्पेक्टर आ गया, मैं वहीं धरने पे बैठ गया। मैंने कहा हरक सिंह रावत तब जाएगा वापस, यहां जनसभा करके जाएगा, मैं जेल में भेज दो, जेल से आऊंगा, पहले यहां जनसभा करूंगा तब घर जाऊंगा। मैं धारचूला गया, वहां पुलिस ने रोक लिया मुझे, मैं वहीं भूख हड़ताल बैठ गया। मैंने कहा मैं तो अन्न जल भी छोड़ दूं, मैं केवल भूख हड़ताल नहीं करता हूं, मैं जल भी त्याग देता हूं, क्योंकि भूख हड़ताल में क्या होता है कि
30 दिन तक कौन वेट करेगा मरने का? जल भी छोड़ दो तो 2-3 दिन में आपकी हालत बेहोश हो जाती तो सरकार हिल जाती है। हरक सिंह रावत जी विधायक से लेकर कैबिनेट मंत्री तमाम पदों पर क्या अब मुख्यमंत्री की टीस रहेगी? देखिए मैं आपको मैं एक चीज बता दूं, मैं तो एक सिपाही का लड़का हूं। मेरे नाना जी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। मेरी माँ थी, मेरे नाना जी की, मेरी नानी की जब 11 दिन की थी मेरी नानी, मेरी माँ, तब मेरे नाना जी जो है आज हिंद फौज में आर्मी में थे। सुभाष चंद्र बोस साहब जिन्होंने बगावत करी थी, आर्मी से बगावत करके सुभाष चंद्र बोस को साथ सम्मिलित हो गए थे। और मेरे नाना जी भी सुभाष चंद्र बोस जी के साथ पता नहीं अफ्रीका के जंगलों में कहाँ, बाद में 7 साल बाद उनको डेथ घोषित किया गया। तो मैं तो उस माँ का पुत्र हूं, एक सिपाही का बेटा हूं। मुझे तो आज हमने तो देखिए मेरे गांव में तो जो मेरे साथ 5वीं में पढ़ते थे वो 8वीं में नहीं पढ़े, जो 8वीं पढ़ते थे वो हाई स्कूल नहीं पढ़े। तो हमने तो एक जज्बा है उत्तराखंड के लिए, उत्तराखंड के लोगों के लिए। जहां हम उत्तराखंड के लोग पीड़ित देखते हैं तो पीड़ा होती है मन में, एक कसिक होती है कि भाई हमारा उत्तराखंड, हमने इसलिए थोड़ी उत्तराखंड बनाया। मुख्यमंत्री और ये सब चीजें नहीं है, कुर्सियां बड़ी नहीं होती हैं, जज्बात होने चाहिए, हमारे जज्बात होने चाहिए। मैं तो यूनिवर्सिटी प्रोफेसर था, मुझे क्या जरूरत थी राजनीति में आने की, आज भी प्रोफेसर रहता। लेकिन हम राजनीति में इसलिए आए कि जो हम सोचते हैं उत्तराखंड के लिए, आज हमारा उत्तराखंड में, आज बता रहा हूं, अब तो ऐसा लग रहा कि हम उत्तर प्रदेश में ठीक जैसे अच्छी स्थिति में थे। आपका भाव होना उसी ओर इशारा कर रहा है कि शायद मुख्यमंत्री बनने की टीस आपको? नहीं, मुख्यमंत्री नहीं, ये टीस उत्तराखंड के लिए कि जिस सपने को हमने, जो सपना हमने उत्तराखंड आंदोलनकारियों ने देखा था इस राज्य के लिए, आज ये राज्य उत्तर प्रदेश से भी जैसे कभी हम यूपी को कहते थे बिहार की तर्ज पे जा रहा है, भ्रष्टाचार में, अपराधीकरण में। हम यूपी के लिए कहते थे, आज यूपी अच्छा है हमसे, और आज हमारा प्रदेश जो है बिहार और यूपी को पीछे छोड़ दिया, भ्रष्टाचार में भी, अपराधीकरण में भी। हो क्या रहा है उत्तराखंड में भाई? तो कभी कभी लगता है कि बेकार हमारा जीवन, हम अपने जीवन में इस उत्तराखंड के लिए कुछ नहीं कर पाए, अपने लोगों के लिए। देखिए हम इस धरती पे कर्ज है। मैं जब भी गांव जाता हूं, क्योंकि मैं तो रोज गांव, जब मैं कल भी गांव आया, गांव ही रुकता हूं, तो मुझे फीलिंग हो रही थी कि मेरी दादी यहां पे चूल्हा लगाती थी। मेरी दादी से कोई ऐसी मैंने बहस करी, उसने चूल्हा से निकाल, मुझो निकाल भी मेरी दादी, और इन करी मेरी तरफ मैं भागा। अब वो पंठार गागर वो पानी निकाल तो गिरी जाता है, और वहां पे फिसलन थी, मैं फिसला, ये चोट मेरी आज भी, ये चोट उस समय की लगी हुई। अब उस कमरे को मैंने अपने बेडरूम बना दिया, बाथरूम बना दिया। तो जब जब मैं उस कमरे में जाता हूं तो मुझे रोज दादी की वो याद आती है, ये चोट याद आती है। तो ये मुख्यमंत्री के लिए नहीं, ये टीस मुख्यमंत्री के उसके लिए नहीं है, ये टीस है कि ये उत्तराखंड, देखिए कोई बनाए, मैं तो सबसे भगवान करे सब बन जाऊं। मैं तो देखिए बहुत शौक नहीं, मैं तो, आप विश्वास करोगे नहीं करोगे, मैं तो जब धामी मुख्यमंत्री बना मैंने मना कर दिया, मैं नहीं, त्रिवेंद्र रावत बना मैंने मना कर दिया मंत्री पद से। 2012 में मैं मंत्री पद लेने से मना कर दिया। तो सारे रुद्रप्रयाग इन लोगों ने कहा, बुडोला जी ने कहा, सबने कहा नहीं भाई आप हमारे लिए बन जाओ, अपने लिए मत बनो, हमारे लिए मंत्री बन जाओ। तब मैंने 3 महीने बाद शपथ ली। मैं त्रिवेंद्र रावत साहब मुख्यमंत्री बनने के लिए मना कर दिया, तीरथ के साथ मना कर दिया, धामी के साथ मना कर दिया, जबरदस्ती बनाया गया मेरे को कि नहीं आपको पढ़ना है। अब मेरे को शौक नहीं रह गया, मतलब मेरा सिर्फ ये है कि इसलिए नहीं कि कांग्रेस आए, कोई विकल्प नहीं है हमारे पास, इसलिए क्योंकि मुझे मालूम है ना, मुझे मालूम है ना, मैं उत्तराखंड की राजनीति को, इस देश की राजनीति को अच्छी तरह समझता हूं। कुछ लोग कह रहे यूकेटी, मैंने कहा भाई यूकेटी नहीं आ सकती यहां,
हमारा ताना बाना भौगोलिक स्थिति ऐसी है, प्रदेश की सामाजिक स्थिति ऐसी है, क्या स्कोप नहीं है उनका। अब एक आध सीट 2 सीट जीत जाए, अब बहुत समय से तो वो भी खत्म हो गई। तो इसलिए मन में एक पीड़ा है। ऐसा नहीं जो केवल एक राजनीतिक रूप से सोचता हुआ उसको रहता होगा मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं, मंत्री बन जाऊं। मैं कभी राजनीतिक रूप से नहीं सोचता हूं, मैं इमोशनल सोचता हूं, भावनात्मक रूप से सोचता हूं कि नहीं हमारा ये प्रदेश खेत खलिहान आज बंजर हो गए। मैं तो इस बार भी अभी पिछले महीने गया, 100 पेड़ और नींबू के अपने खेतों में लगाए, और आज सुबह उठते ही 6 बजे सब एक एक पेड़ को देख गया कि कोई मरा तो नहीं पेड़, क्योंकि हमें उस धरती से लगाव है, जिस धरती ने हमें सांसें दी है, जन्म दिया है। और इसलिए अगर इस धरती के लिए कुछ करने का अगर ललक है तो ये मुख्यमंत्री बनने की ललक नहीं है। कई बार एक गिलेरी भी जो है बहुत बड़ा राम के उस अभियान को, जो रावण के विनाश का अभियान था, गिलेरी ने में चुटकी मिट्टी डालकर जो है योगदान दिया था। मैं सोचता हूं उस गिलेरी की तरह मैं भी अगर चुटकी भर काम करके अगर इस प्रदेश के उन उत्तराखंड के शहीदों के सपने को अगर हम पूरा कर सके, तो जब इस दुनिया देखो सांसें कभी भी टूट सकती हैं, सांसें तो कभी भी टूट सकती हैं। तो मैं हमेशा रोज उस धारी मां से, इस केदार बाबा से प्रार्थना करता हूं कि मेरी सांसें टूटे तो मेरे मन को खुशी हो कि नहीं मैंने अच्छा लड़ाई लड़ी है लोगों की। सर अंतिम सवाल है, क्या 2027 को लेकर के रुद्रप्रयाग टॉप प्रायोरिटी पे रहेगा? ये मेरे हाथ में नहीं, देखिए टॉप वॉचिंग पे तो रहेगा। पार्टी कहेगी रुद्रप्रयाग लड़ना है, मैं तो तुमको देखे कह रहा हूं भैया सुनो यार, मैं मेरे छोटे भाई हो है, ये कह रहे हैं आप क्योंकि इंटरव्यू तो इन्होंने लिया था। सर मेरा सवाल पेपर लीक उस मुद्दे को लेकर है कि आप तो बयानबाजी छात्रों के साथ खड़े तो होते हैं, चाहे सोशल मीडिया या अन्य मुद्दे हों। अपनी लड़ाई के लिए आप देहरादून में लड़ते हुए नजर आते हैं राजनीतिक लड़ाई के तौर पर, लेकिन छात्रों के साथ आप लोग खड़े दिखाई नहीं देते हैं, ऐसा क्यों है? देखिए मैं कुछ लड़ाइयाँ ऐसे, देखो मैं पूरा इस मामले में समझदार व्यक्ति हूँ। अगर हम चले गए तो वो लड़ाई वो पॉलिटिकल बना देंगे बीजेपी वाले। हम चाहते छात्र लड़ें और हम पॉलिटिकली लड़ाई लड़ें। कई बार क्या होता है कि अगर हम किसी आंदोलन में मैं बहुत प्रैक्टिकल आदमी हूँ। जब मेरे पे कोई लोग आते हैं ना, मेरे पे टीचर्स आए अभी, ये जो राज्य के टीचर आए, तो मैंने कहा भाई पहला प्रदर्शन तुम कर लो, जब सरकार बिल्कुल नहीं करेगी तुम्हारा, उस दिन तुम्हारी लड़ाई हम लड़ेंगे। अब हम ये सोचते हैं भाई आज छात्र सड़क पे आ रहा है, आज तो जगह है सरकार, और अगर हम पहले आ गए तो वो उस मुद्दे को पॉलिटिकल बना देंगे और हमारे चक्कर में, हमारे सड़क पे आने के चक्कर में उन बच्चों का भविष्य खराब ना हो जाए। मैं तो सकारात्मक सोचता हूं। अभी परसों ही मुझे फिर और किसी ने बुलाया, मैंने पटवारी संघ को भी कहा नहीं, मैंने कहा भाई तो सुन लो, तुम सारे यत्न कर लो, जब तुमको लगेगा कि भाई सरकार बिल्कुल नहीं सुनने वाली, उस दिन हरक सिंह तुम्हारे साथ खड़ा होगा। यूपी तो बने आप ही के दौर में थी, लेकिन अब धीरे धीरे जो लगातार उस पर इस तरह के आरोप लग रहे हैं पेपर लीक के वाले, गलत है ना। मैं कह रहा हूं ये सरकार की मिली भगत है, अधिकारी ऐसे कैसे हो सकता है भाई। मैंने उदाहरण दिया पंतनगर यूनिवर्सिटी का, मैं पंतनगर यूनिवर्सिटी का मिनिस्टर, कृषि मंत्री था, एग्रीकल्चर मिनिस्टर था, एजुकेशन मिनिस्टर, ऊर्जा मंत्री भी था। मेरे पे बहुत सिफारिश आई कि भाई यही बना दो हमको, हमारे बच्चे को जेई बना दो। मैंने कहा नहीं, मैं मदद नहीं कर पाऊंगा। सर आपने कहा कि अधिकारी मिले हुए हैं, पर लेकिन कहीं बड़े बड़े नेता भी मिले होंगे, चूंकि हाथम सिंह जैसे लोग दोबारा पकड़े। बिल्कुल, मैं यही तो कह रहा हूं भाई साहब, अगर राजा की मर्जी हो ना तो पत्ता भी नहीं हिल सकता, पत्ता भी। मुख्यमंत्री के तार से जुड़े होंगे इस मामले में। अब किसके जुड़े हैं? या तो मुख्यमंत्री तरह कमजोर है कि अधिकारी इतनी मनमानी कर रहे हैं। देखो भैया, देखो मैं आज हाथ जोड़ के बात कर रहा हूं, जब आप
टक्का टक्का के चक्कर में पड़ते हो ना। तो टक्का है तो टक्का, टक्का नहीं है तो जग जगा। और टक्के के चक्कर में ज्यादा जब मंत्री संतरी जब टक्के के चक्कर में पड़ जाएंगे तो भाई साहब आप उसके सामने बोल नहीं सकते हो। यूएसएस के अध्यक्ष बोल रहे हैं ये पेपर लीक नहीं है। अरे भैया नहीं है लीक, मैं कह रहा हूं, मैं मान रहा हूं, मेरा पौड़ी में श्योरा है और मेरे बहुत अच्छा संबंध है उस व्यक्ति से जो चेयरमैन के रूप में जिन्होंने बयान देखा मैंने। ठीक है पेपर लीक नहीं है, ये प्लास्टर गिर गया माना तो उस पर वो क्यों लगाने की कोशिश करो भाई। गिरा क्यों, मैं कह रहा हूं पूरी छत नहीं गिरी, छत का प्लास्टर ही गिर गया। क्यों गिरा प्लास्टर भी, क्यों गिरा प्लास्टर भी? अगर वो तुम कह रहे हो किसी सेंटर पे बाहर एक ही 11 बजे पेपर बाहर चला, कैसे चला गया पेपर बाहर भाई, कैसे चला गया पेपर बाहर? 11 बजे 10 बजे पेपर शुरू होता, 11 बजे पेपर बाहर कैसे चला गया? है 11 बजे स्टार्ट हुआ, आधा घंटे में चले गए ना। हाँ 11 बजे 15-20 मिनट में पेपर बाहर चले गए ना। क्यों चला गया पेपर 15-20 मिनट में बाहर? अरे यूनिवर्सिटी में पेपर हो रहा है, ये तो चलो ये तो बहुत जीवन से संबंधित पेपर है। सामान्य से बीए का पेपर भी होता है। आज मुझे बता दो, मैं यूनिवर्सिटी प्रोफेसर रहा हूं, कब गया हो पेपर लीक? ऐसे पेपर बाहर तो नहीं जाता, कैसे जा सकता है? अधिकारी बड़े नेता मिले हैं वहाँ तो सब नकल कानून भी नहीं आए यूनिवर्सिटी में। हाँ वहां तो उतना कानून भी नहीं है। नहीं भाई साहब मैं बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि बिना मिली धामी के नकल विरोधी कानून क्या गुइया छिल रहा है। ये समझ अच्छा क्या छिल रहा है भाई? वो कानून बना के, केवल कानून बनाने से थोड़ी होता है। भू कानून पहले से था कि नहीं तिवारी जी टाइम पे 2003 से 250 मीटर वाला भू कानून तिवारी जी के टाइम पे था ना, 2003 में बन गया था ना। तो आप किरवाने में नहीं कर रहे हो, सब बड़े बड़े बिल्डर्स को बड़े को दे रहे हो, पूरे बेच दे रहे हो प्रदेश को, तो उसमें कानून बनाने से क्या होगा? सर आपका सवाल है कि जिस प्रकार से आपदाएं आ रही हैं, पहले ट्राली पर ट्राली की घटनाएं हुई है, छेड़खानी भी आया है, क्या मानते क्या कारण है जब से रेलवे परियोजना आई है? अकेले देखो मैं इसके लिए अकेले रेलवे को दोष नहीं मानता हूं। उत्तराकाशी तो रेलवे लाइन नहीं बनी, देहरादून में तो नहीं बनी रेलवे लाइन। अगर इसको बहुत बारीकी से अगर आप देखोगे तो जो हमने खेती छोड़ दी है ना, सबसे बड़ा कारण क्या है? हमने जो खेती छोड़ दी है ना, पहले जब टोले जी ने एक सेमिनार किया था दिल्ली में, चाणक्यपुरी में, एक विज्ञान भवन में, मुझको बुलाया था उन्होंने एज एक्सपर्ट, एज ए नेता नहीं। मैंने कहा था भाई अगर हमने खेती छोड़ दी ना, उत्तराखंड तबाह हो जाएगा। क्योंकि जब हम खेती पे हल लगाते हैं तो मिट्टी खुल जाती है, तो बारिश होती तो पानी अंदर चले जाता है, ऑब्जर्व हो जाता है, फिर धीरे धीरे डिस्चार्ज होता है पानी, और पूरे साल भर हमारे स्रोतों पे पानी आता है। जब हल नहीं लगता है तो जमीन पे वो धूप जम जाती है और पपड़ी बन जाती है, एक पानी नीचे जमीन के अंदर नहीं जाता, वो बहता है और फिर तबाही करता है। सर रुद्रप्रयाग पंचायत इसी तरह हमने जो सड़कें बनाई, आप कभी हेलीकॉप्टर से जाओगे तो आपको रोना आ जाएगा भाई साहब कि हमने प्रदेश की क्या दुर्दशा कर दी। सारे पहाड़ आपको खुदे हुए मिलेंगे। नॉन टेक्निकल हो रहा है ना, एनएच वाला बना रहे हैं, ऊपर तुमने जेसीबी से खोदा तो पार, एक ठेकेदार को तुमने सड़क बनाने खोदने का काम दिया, वो भाग गया पूरा करके, दूसरे को आपने पक्का करने का काम दिया। और जब पुस्तक अब ऊपर से खोद रहे हो तुम और जेसीबी से यूं नीचे गिरा रहे हो, ऊपर तो खोदने से ढीला हो गया, और नीचे जब आप
यूं डाल रहे हो तो बेग उसकी बेग बन जाता है, ताकत बन जाती है उस पत्थर मिट्टी में, और वो पूरे नीचे के पहाड़ को हिला देता है और फिर नीचे से दरकता है, ऊपर भी दरकता है। हमारा कहना है 1 किलोमीटर सड़क बनाए, नीचे वाले 1 किलोमीटर सड़क बनाए। ब्रेसवाल मैं जायका में जापान से वो टेक्नोलॉजी लाया था, ये जो अब कई आप ही देख रहे होंगे जो टेक्नोलॉजी, वो मेरी लाई हुई टेक्नोलॉजी है। जायका प्रोजेक्ट है, वो टेक्नोलॉजी मैं लाया था जापान से। मेरे साथ रामा स्वामी चीफ सेक्रेटरी गए थे, सब गए थे अधिकारी। आप उतना पोर्शन, लूज पोर्शन को पहले मजबूत कर दो, नीचे जेसीबी से मलबा नीचे मत डालो, डंपिंग जोन बनाओ, डंपिंग जोन पे डालो। नॉन टेक्निकल तरीके से जो हो रहा है काम। और दूसरा भाई साहब, आप माफ करना, अभी अब कोई हो सकता है किसी को कोई इंटरेस्ट हो, इसलिए माफ कर देना मुझे। अभी इस रोड पे आगे जाओगे, कितनी मंजिल बिल्डिंग बनी सड़क से लगी हुई। अब आप जो है नियमों का धत्ता बताते हुए कि आपने 3 फ्लोर बना रहे, 4था फ्लोर आपने पहाड़ पे मिला दिया, फिर उसको ग्राउंड फ्लोर मानते हुए कैसे नक्शा पास हो रहा भाई। आप लेफ्ट जोन में मेरी जमीन, मेरा गेस्ट हाउस है, मेरा घर है जहां पे बना रखा मैंने, हमसे ही लिए जमीन, हयात होटल जिधर दोनों हयात होटल 10 मंजिल बिल्डिंग बन रही उस पूरे पहाड़ पे। कैसे झेलेगा भाई हमारा ये पहाड़ यार, कैसे झेलेगा। यहां लोगों घर के नक्शे तो पास होते नहीं है, 2 कमरे के, इतनी बड़ी बिल्डिंग है, कैसे बनवाने के लिए नक्शा पास कर दे रहे हो तुम, क्यों नहीं रोक रहे हो। मैं तो उस बिल्डिंग को जब भी ऊपर नीचे जाते थे तो मैं तो गाड़ी रोक के देखता हूं, मैंने कहा यार क्या क्या है। अगर ऐसी बिल्डिंगें बनेंगी भाई साहब, हमारे कच्चे पहाड़ है ना, नया हिमालय, नए पहाड़ है, किसी को चिंता ही नहीं है उत्तराखंड की। ठीक है सर, हाँ भैया भाई, धन्यवाद। चलिए एक सवाल आपसे, आउटसोर्सिंग आप देखते हैं, कुछ भर्तियाँ पहले हुई हैं, अब भी भर्तियाँ निकलने जा रही हैं, स्वास्थ्य विभाग में आउटसोर्सिंग के जरिए आप उसमें आउटसोर्सिंग के जरिए क्या हो रहा है, बाहर कंपनियाँ यहाँ आ रही हैं, यहाँ की युवाओं को सैलरी 18 यहाँ 12 मिल रही। मैंने इसीलिए उपनल को 50% आर्मी की बैकग्राउंड के लोगों को भर्ती कराया जाएगा और 50% आम लोगों को किया जाएगा। और मैंने ये कहा था इससे जो आमदनी होगी उपनल को, वो 100% सैनिकों के परिवार की योजनाओं पे खर्च किया जाएगा, जिससे कि ये बाहर की जो कंपनी, आउटसोर्सिंग कंपनियां, चाहे एम्स ऋषिकेश मारी, जो 8-8, 9-9 साल से काम कर रहे थे, उनको सड़क पे कर दिया आपने। तो मैं इसलिए कह रहा हूं, ये आउटसोर्सिंग नाम पर जो है उत्तराखंड के नौजवानों के साथ धोखा हो रहा है। उनको समय पे तनख्वाह नहीं दी जा रही है, उनसे पैसा लिया जा रहा है। ये पूरा लूट लिया ना, मैंने कहा तो ये तो लूटे रहे।